हेलो 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 हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है दोस्तों? एक बार जल्दी से चैट के अंदर बता दो, क्या आपको मैं दिखाई दे रहा हूं? क्या मैं आपको सुनाई दे रहा हूं? फॉर दी लास्ट टाइम, फॉर दी लास्ट टाइम दोस्तों, मेरे मूर्ख बालक और बालिकाओं, फॉर दी लास्ट टाइम, मेरा नाम है प्रशांत किराड़। आप सभी का साइंस का भैया, आप सभी का अपना पीके भैया, एंड वेलकम करता हूं ऑन दिस द लास्ट क्लास फॉर क्लास 10th साइंस। ठीक है, अगर ये एक अपनी लास्ट क्लास है तो इसमें मुझे ना जोश मीटर बता दो, फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और रिवाइज भी चीजें करवा दूंगा। पेपर ना तुम्हारा बहुत बेहतरीन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जोश मीटर लिख दो कमेंट्स के अंदर, जोश मीटर हाई है या नहीं है, या सब हमारे साथ जुड़ चुके हैं नहीं जुड़ चुके हैं, जल्दी से एक बार चैट के अंदर बता दो। यस, एवरीवन इज हियर, एवरीवन इज हियर। कितने बच्चे हैं मुझे तो दिख ही नहीं रहा, मेरी तो चैट हैंग हो गई है दोस्तों, यूट्यूब रुक चुका है कुछ नहीं दिख रहा। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने नहीं पढ़ रहे, कोई बताएगा कितने बच्चे हैं? मुझे नहीं दिख रहा, बंद है यूट्यूब, मेरा बंद है। भाई देख के बता दो मुझे इन्फिनिटी 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 इन्फिनिटी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको हर चैप्टर के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज मैं आपको रिवाइज करा दूंगा, पढ़ा दूंगा, जिनसे कि आपके सवाल आ रहे होते हैं। ठीक है, वो जितने भी सारे टॉपिक्स हैं, जितने भी सारे टॉपिक्स हैं जिनसे कि आपके सवाल आ रहे होते हैं, वो सारे टॉपिक्स हम रिवाइज कर लेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, शॉर्ट में रखेंगे चीजों को, थोड़ा जल्दी करेंगे, फटाफट रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम नहीं करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस हम नहीं करेंगे। यहां पर गेम है सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पकड़ के रिवाइज करने का। ये समय नहीं है कि आप क्वेश्चन नए नए लगाओ, अगर आप नए सवाल लगाओगे कॉन्फिडेंस डाउन जाएगा, इसलिए नए सवाल अब मत लगाना। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जोश मीटर एकदम हाई है, 4 लाख बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेरे हिसाब से, 4 लाख बच्चे ऑलरेडी हमारे साथ हैं। चलो बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। भैया क्या इंपॉर्टेंट है, लिख कर ले लो, तुम्हारे पेपर के अंदर डीकंपोजिशन रिएक्शन से एक सवाल तुम्हें दिख रहा है। क्या बोला मैंने? डीकंपोजिशन से। फटाफट से रिवाइज करेंगे, तो आता हूं सारी चीजों के ऊपर। चलो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो देखो बेटा, बैलेंसिंग में ना 2 केमिकल इक्वेशंस तुम्हें याद करके जानी है, मतलब बैलेंस की प्रैक्टिस करनी है, याद नहीं करनी है। एक ये डीकंपोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट है, इसकी बैलेंसिंग, इसकी बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए याद कर लो, 2 2 4 1, 2 2 4 1, इसकी बैलेंसिंग होती है किसकी? लेड नाइट्रेट की। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। एक इसकी बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है MnO2 की, इसकी MnO2 की। तो इसकी बैलेंसिंग देख लो, यहां पर बेटा 2 हाइड्रोजन है, यहां पर 1 हाइड्रोजन है, तो इस वजह से यहां पर 2 लगा देंगे। जैसे ही आप यहां पे 2 लगाओगे तो आप एक बार, नहीं 1 मिनट रुको, ओहो ओहो ओहो, क्या कर दिया। यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं? यहां पर ऑक्सीजन 2 हैं। यहां पर कितने हैं? यहां पर ऑक्सीजन 1 है। तो सबसे पहले क्या करोगे, तुम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसको 2 से तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या करोगे बेटा, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। राइट राइट राइट, फिर क्या कर सकते हो, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। एंड बच क्या गया अपना? 1 मिनट दो यार, 1 मिनट दो, 1 मिनट दो, कुछ तो हम गलती कर रहे हैं इतनी जल्दबाजी में, कुछ तो हम गलती कर रहे हैं। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 1, और ये आएगा 2, है ना, ये आएगा 1 1। एक बार चेक कर लेना सारी चीजें सही है नहीं है, सारी चीजें सही है नहीं है, इसमें हम कुछ तो गलती कर रहे हैं। इसमें हम क्या गलती कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं? ये इक्वेशन में ना, ये इक्वेशन में, ये इक्वेशन में, ये इक्वेशन में ये क्लोरीन गैस रिलीज नहीं होनी थी, ये क्लोरीन गैस रिलीज नहीं हो रही थी। हाँ, ये क्लोरीन गैस जो है ये रिलीज नहीं होनी थी, सॉरी 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 सॉरी, ये क्लोरीन गैस इसमें रिलीज नहीं होनी थी। माफी चाहूंगा, माफी चाहूंगा, माफी चाहूंगा। हाँ हाँ हाँ, ये क्लोरीन गैस इसमें रिलीज नहीं होनी थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप बस इसके लिए MnO2 HCl MnCl2 और प्लस H2O। ठीक है जी, ओके क्लियर। चलो इस रिएक्शन को एक बार वापस देखेंगे जब हम रिडॉक्स पढ़ रहे होंगे, अभी के लिए टेंशन मत लो। अभी हम पढ़ते हैं किसके ऊपर पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। रुक जा मेरी जान, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा,
ठीक है, रुक जा, चलो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन। भाई इतने बच्चे देखे ना, इतने बच्चे देख के मैं खुद नर्वस हो रहा हूं, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा। हमारे साथ यहाँ पे शायद 4.5-5 लाख बच्चे जुड़ चुके हैं, मैं खुद नर्वस हो रहा हूँ, मैं थोड़ी माफी चाहूंगा। ठीक है, चीजें इधर उधर हो रही है, बट वी विल बैक ऑन द ट्रैक आते हैं और कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे आते हैं। अभी उसके ऊपर वापस आ जाएंगे, उसके ऊपर वापस आ जाएंगे। वो बैलेंसिंग गलत है, अभी मैं आपको एंड में बता दूंगा उसकी बैलेंसिंग। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे आते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको जो रिएक्शन याद रखनी है वो क्या है? मैग्नीशियम की। किसकी? मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। व्हाइट कलर का पाउडर होता है। क्या होता है? व्हाइट कलर का पाउडर होता है। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, जब ये जलता है डैजलिंग फ्लेम निकलती है, व्हाइट कलर की डैजलिंग फ्लेम निकलती है, व्हाइट कलर की डैजलिंग फ्लेम निकलती है। उसके साथ साथ ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है। ये जो रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, उसके साथ साथ इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें बहुत हीट रिलीज होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है। कैसा होता है बेटा? व्हाइट कलर का पाउडर होता है। बहुत सही, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम को जलाने से पहले इसको हम रब क्यों करते हैं, इसको हम घिसते क्यों हैं? तो उसका क्या आंसर होगा? सोचो। इसका आंसर ये होता है कि उसके ऊपर एक लेयर हो जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, उसको हटाने के लिए इसको घिसते हैं। ठीक है, इसको रब करते हैं। चलो बहुत बढ़िया, आगे आते हैं अगली रिएक्शन की तरफ, जो कि है कैल्शियम ऑक्साइड की। किसकी? कैल्शियम ऑक्साइड की। कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्या होता है? ये अपना क्विकलाइम, क्विकलाइम को अगर हम पानी में डालते हैं तो ये क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बना रहा होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, बहुत हीट निकलती है, बहुत हीट निकलती है। ठीक है, बहुत हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और ये एक प्रकार का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, यहां पर एक चीज और आपको याद रखनी है कि ये जो स्लेक्ड लाइम होता है इसकी रिएक्शन होती है CO2 के साथ, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। क्या बना रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट ये बना रहा होगा। ठीक है भैया, इतनी चीजें समझ में आ गई, ये क्लियर है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये कहां पे काम आता है? वो जो व्हाइट वॉशिंग होती है ना, उसमें जो शाइनी फिनिश आता है वो इसकी वजह से आता है। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, इतना क्लियर हो गया। चलो, अब यहां पर ना एक डिफरेंट क्वेश्चन आता है आजकल पेपर के अंदर, वो तुम्हें याद रखना है, जो कि पेपर में तुम्हें दिख सकता है। वो ये है कि अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट में से वापस से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करें तो क्या होगा? तो अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते जाओगे ना, तो पता है क्या बनेगा? तो बनेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये क्या है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और ये मिल्की नहीं होता, तो वो जो मिल्कीनेस आई थी ना, वो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है। तो मिल्कीनेस विल बी डिसअपियर्ड। क्या बोलोगे बेटा? मिल्कीनेस विल बी डिसअपियर्ड। ठीक है, बहुत बढ़िया, मिल्कीनेस विल बी डिसअपियर्ड। बहुत बढ़िया। चलो, इतनी चीज क्लियर हो गई, अगली रिएक्शंस पे आते हैं। अच्छा, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के एग्जांपल याद रखना, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अगर मैं एक्सोथर्मिक की बात करूं तो जो बर्निंग ऑफ मीथेन होती है उसमें हीट रिलीज होती है। ठीक है, अगर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल इनटू कंपोस्ट, अगर वेजिटेबल कंपोस्ट में कन्वर्ट हो रही है तो वो भी एक प्रकार का क्या है? डीकंपोजिशन रिएक्शन है, और उसमें हीट रिलीज होती है, यानी ये एक्सोथर्मिक है। ठीक है, रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसमें एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस होता है बेटा प्लांट्स के अंदर, वो क्या होता है? एंडोथर्मिक, उसमें एनर्जी देनी पड़ती है। भैया मोदी जी को फोन मिला लो, बाद में करेंगे बेटा, लास्ट में करेंगे, लास्ट में। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे पेपर के अंदर डीकंपोजिशन रिएक्शन पे जो तुम्हें सवाल दिख रहा है वो मैं तुम्हें बता देता हूं। 3 रिएक्शन है। सबसे पहले थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन आपको पढ़ना है, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो क्विक लाइम प्लस CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, CO2 का टेस्ट क्या होता है? CO2 का टेस्ट क्या होता है? लाइम वाटर टेस्ट। पेपर में पूछा जाए तो लिखकर आओगे लाइम वाटर टेस्ट। ठीक है, अगली रिएक्शन, क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट। ये जो क्रिस्टल्स होते हैं फेरस सल्फेट के, इनका कलर क्या होता है बेटा? ग्रीन होता है, ग्रीन कलर के होते हैं। जब आप इनको हीट करते हो, तो पता है क्या होता है? ये टूट जाते हैं। किसके अंदर टूट जाते हैं? ये FeSO4 के अंदर टूट जाते हैं पहले तो, और इनका कलर होता है व्हाइट। और हीट करते हो तो ये टूटता है फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2, इसके अंदर प्लस SO2 और प्लस SO3। ठीक है, तो ये जो होता है फेरिक ऑक्साइड, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ये 2 गैस होती हैं जिनसे जो स्मेल आती है ना, वो आती है बर्निंग सल्फर की। तो अगर पेपर में कहीं लिखा है बर्निंग सल्फर की स्मेल, तो समझ जाना किसका डीकंपोजिशन है? इसका डीकंपोजिशन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक रिएक्शन और बच गई इसकी, जो कि है लेड नाइट्रेट की, जो मैंने तुम्हें बताया भी था। इसकी जो डीकंपोजिशन की रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं, एक येलो कलर का सॉलिड बनता है, लेड ऑक्साइड।
ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, ये ब्राउन कलर का होता है, तो अगर ब्राउन कलर की फ्यूम्स आ जाएं तो समझ जाना ये है। उसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही होती है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, ये हो गई हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन। अब अगर मैं बात करता हूं, ये डायग्राम देख लो, ये डायग्राम देख लो, कुछ सेट्स के अंदर तुम्हें इस डायग्राम से रिलेटेड, कुछ सेट के अंदर कुछ डायग्राम से रिलेटेड, आपको इस डायग्राम से रिलेटेड सवाल आसपास में दिख जाएगा। ठीक है भाई, ओके। तो इलेक्ट्रोलाइटिक जो डिकम्पोजिशन है, ध्यान से समझना, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के अंदर एक दो चीजें जो आपको याद रखनी है, एक दो चीजें जो आपको याद रखनी है कि चल हट ओए, चल हट ओए, चल हट ओए। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यानी कैथोड पे हाइड्रोजन बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा एनोड पे, इतना याद रखोगे। ठीक है, ट्रिक है, चल हट ओए। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, अब जब कैथोड पे ये आप देख पा रहे हो, ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये आपकी हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का जो वॉल्यूम वाला रेशियो होता है, वॉल्यूम का रेशियो वो 2:1 होता है, और अगर मैं उनके मास के रेशियो की बात करूं तो वो 1:8 होता है, याद रखना। ठीक है, पेपर में आ जाएगा, याद रखना। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, इतनी चीज क्लियर है। अच्छा, अब एक चीज पूछी जाती है कि जो इलेक्ट्रोड होती है, ये किस मटेरियल की बनी होती है, ये ग्रेफाइट मटेरियल की बनी होती है। उसके साथ साथ इस सोल्यूशन के अंदर एसिड क्यों मिलाई जाती है? एसिड इसलिए मिलाई जाती है, किस लिए बताओ? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए, कि करंट पास हो जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये कुछ इसमें से क्वेश्चंस थे जो कि आपके पूछे जा सकते हैं। चलो, अच्छा, अब यहां पे कुछ टेस्ट आपको याद रखने हैं, जैसे कि ऑक्सीजन टेस्ट। देखो, क्वेश्चन क्या आएगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ, उसमें जो कैथोड था ना, कैथोड, कैथोड के पास हम बर्निंग कैंडल लेके गए। अब कैथोड से क्या निकल रही है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के पास कैंडल लेके जाओगे तो क्या होगा? पॉप साउंड आएगा, पॉप साउंड आएगा। ठीक है, और अगर हम एनोड के पास लेके जाएंगे तो पता है क्या होगा? ऑक्सीजन ना आग और लगा देता है ना? तो क्या होगा? व्हेन ग्लोइंग फ्लिंट इज इंसर्टेड इनटू द गैस इट रीलाइट्स, यानी वो जलने लगता है, वो आग और तेज हो जाती है, ब्राइटर हो जाती है। ठीक है, अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट तो तुम्हें पता ही है। हाइड्रोजन का टेस्ट होता है पॉप साउंड टेस्ट। क्या होता है? पॉप साउंड टेस्ट। चलो, बहुत बढ़िया, इतनी चीजें याद रहेगी। अब आता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अगर मुझसे तुम पूछोगे, मुझे ऐसा लगता है कि तुम जब पेपर देने जाओगे, कुछ कुछ सेट्स के अंदर आपको सवाल दिखेगा इसका, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का। ठीक है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है? AgCl व्हाइट कलर का होता है, जब इसको सनलाइट में रखते हैं तो टूट जाता है। किसके अंदर? सिल्वर और क्लोराइड, क्लोराइड गैस उड़ जाती है और इसका जो कलर है वो व्हाइट से ग्रे में हो जाता है। किसमें? व्हाइट से ग्रे में हो जाता है। इसी के साथ साथ एक और रिएक्शन है AgBr की, ये येलो कलर का होता है, इसको भी जब बाहर रखते हो तो ये भी सिल्वर में टूट जाता है और ग्रे हो जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। एप्लीकेशन याद रखना, एप्लीकेशन होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफीज। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफीज इसके क्या है? एप्लीकेशंस है। बहुत बढ़िया बेटा, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफीज इसके क्या रहेंगे? एप्लीकेशन रहेंगे। एक और चीज है, सवाल आएगा, सिल्वर क्लोराइड जो होता है उसको हम क्यों करते हैं, मतलब स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल, उसको डार्क कलर्ड की बॉटल्स के अंदर क्यों स्टोर करते हैं? आंसर लिख के आना है, क्योंकि अगर बाहर रखोगे तो क्या होगा? डिकंपोज हो जाएगा। बहुत सही बेटा, क्या ही बात है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये वाली एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है तुम्हें। आई होप रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो ज़ेन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ठीक है, तो जो हाई रिएक्टिव होगा वो लो वाले को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे कि इसके अंदर क्या होता है? ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है। कैसा होता है बेटा? ब्लू कलर का। ये आयरन जो होता है इसको डिस्प्लेस कर देता है, FeSO4 बनाता है, इसका कलर ग्रीन होता है और कॉपर अलग हो जाता है, और आयरन की नेल के ऊपर एक ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है। कैसी कोटिंग आ जाती है? ब्राउन कलर की। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बट ये रिएक्शन अगर उल्टी हो, FeSO4 प्लस Cu, क्या रिएक्शन अब हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। हाई रिएक्टिव वाले को लो रिएक्टिव डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये चीज तुम्हें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं, अगर हम एक मेटल को एसिड में डालेंगे तो क्या होगा? यहां पर भी वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा, है ना जी, है ना जी। लेकिन अगर इमेजिन करो यहां पर एसिड है HNO3, वेरी इंपॉर्टेंट केस बेटा, HNO3 वेरी इंपॉर्टेंट। HNO3 पे क्वेश्चन दिख सकता है। HNO3 अगर यहां पर है तो क्या हाइड्रोजन रिलीज होगी? नहीं होगी, याद रखना। क्यों? क्योंकि HNO3 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करता है और उसे वाटर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, बट HNO3 के ऊपर भी दो गुंडे होते हैं, दो मेटल होते हैं, मैग्नीशियम और मैंगनीज। ये दोनों HNO3 के साथ भी हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देते हैं। ठीक है जी, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलो, अगर मैं बात करूं डबल डिस्प्लेसमेंट की तो ये वाली जो रिएक्शन है,
Na2SO4 प्लस BaCl2, इसमें BaSO4 बनता है, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, आपको इतना याद होना चाहिए। उसके अलावा एक रिएक्शन ये है लेड नाइट्रेट की, पोटेशियम आयोडाइड की, इसमें एक प्रेसिपिटेट बनता है येलो कलर का जो कि है लेड आयोडाइड। जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो मुझे लगती है पेपर में आ सकती है वो ये है, देखो बेटा, ये क्या है, सिल्वर नाइट्राइट और NaCl, इनको जब हमने रिएक्ट करा तो क्या बना, AgCl, जो कि एक प्रेसिपिटेट है, सॉलिड टाइप का है, और NaNO3। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन इनडायरेक्टली आ सकता है कि एक कंपाउंड बना, एक प्रेसिपिटेट बना, वो प्रेसिपिटेट जो कि फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन करता है। अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे, कौन करता है, AgCl। समझे, पकड़े पकड़े क्वेश्चन को, पकड़े, बहुत बढ़िया। चलो एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो कि है क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। क्वेश्चन आ सकता है एमसीयू के अंदर रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ढूंढने के लिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं, जैसे कि ये वाली हमारी रिएक्शन है, ये वाली हमारी रिएक्शन है, आ जाओ आ जाओ। देखो यही मैं रिएक्शन बता रहा था, इसको मैंने शुरू में तुम्हें थोड़ा सा जल्दबाजी में गलत बता दिया था। Cl2 इसमें रिलीज होती है बेटा, और इसकी जो बैलेंसिंग होती है वो होती है 14121, ठीक है। इसकी बैलेंसिंग इस प्रकार से हो रही होती है, ठीक है जी। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। तो देखो बेटा, ये रिड्यूस हो गया है, ऑक्सीजन इससे चला गया है, और ये ऑक्सीडाइज हो गया है, ये क्या हो गया है, ये ऑक्सीडाइज हो गया है। ध्यान से देखो क्या हुआ है, इसका ऑक्सीजन चला गया है तो ये रिड्यूस हो गया है, ये ऑक्सीडाइज हो गया है। तो जो रिड्यूस हुआ है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइज हुआ है वही रिड्यूसिंग एजेंट। पकड़ लिया, पकड़ लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात ये हुई ना बात। चलो, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लियर है। एक रिडॉक्स रिएक्शन ये, और याद रखना कॉपर को अगर हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या होता है बेटा, याद रखना हमेशा CuO ये बनता है, ये ब्लैक कलर का होता है। बट इसमें से अगर आप हाइड्रोजन गैस को वापस से पास करते हो तो कॉपर आपको वापस से मिल जाता है, प्लस 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 में H2O मिल जाता है, यानी जो कॉपर का ब्राउन कलर होता है वो वापस से आपको मिल जाता है अगर आप हाइड्रोजन गैस को पास कर रहे होते हो। चलो जी, बहुत बढ़िया, ये इसकी एक्टिविटी थी, ठीक है। चलो अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है एसिड बेस। एक मिनट जस्ट पानी पी लूं मैं, एक मिनट जस्ट मैं पानी पी लूं, फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या विजिबल नहीं है, स्क्रीन विजिबल नहीं है? हाँ, स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या, क्या हो गया, क्या हो गया भाई, विजिबल है ना ब्लैक हो गया था, ब्लैक हो गया था, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। चलो चलो चलो, बहुत सारे बच्चे अपने साथ ऑलरेडी पढ़ रहे हैं भाई, कितने बच्चे हो गए हैं। चलो आ जाओ, एसिड बेस एंड सॉल्ट, सबका पेपर बढ़िया जाएगा, सबका पेपर बढ़िया जाएगा। इंपॉर्टेंट डायग्राम भी दिखाऊंगा, तुम बस बैठे रहो, बने रहो, तुम्हारा भाई है, टेंशन मत लो। आ जाओ, मेहनत करी हमने पूरे दिन, 3-4 दिन, आज बस लास्ट रिवीजन है, पेपर अच्छा जाएगा। देखो एसिड बेस सॉल्ट की अगर मैं बात करता हूं तो एसिड की मैं बात करता हूं, तो जो एसिड होता है वो कैसे होते हैं, उनका टेस्ट जो होता है वो खट्टा होता है, इनका टेस्ट कड़वा होता है, सबको पता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एसिड H+ आयन देते हैं और ये OH नेगेटिव आयंस देते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। अब ये टेबल याद रखना, एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। जैसे कि जो नेचुरल एसिड्स हैं, विनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड, ऑरेंज में सिट्रिक, टेमरिंड में टार्ट्रिक, टोमेटो में ऑक्जेलिक, देख के जाना एक बार। मिल्क में होता है लैक्टिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड, एंड स्टिंग में मिथेनोइक या फिर फॉर्मिक एसिड। मिथेनोइक फॉर्मिक एसिड एक ही चीज होती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इंडिकेटर की बात करता हूं, तुम्हें याद क्या रखना है, एक तो लिटमस पेपर तो सबको याद होगा कि एसिड जो होती है वो क्या कर देती है, रेड कर देती है, बेस क्या करती है, ब्लू कर देती है। लेकिन तुम्हें एक और चीज याद रखनी है जो कि फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन जो होता है एसिड में कलरलेस होता है और बेस में पिंक होता है। उसके साथ साथ एक चीज और याद रखना, टर्मरिक। टर्मरिक येलो होता है लेकिन उस पर साबुन घिसोगे तो वो अपना रंग बदल लेता है और क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। ठीक है जी, बहुत सही, इतनी चीजें क्लियर है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कुछ नहीं होते जो कि अपनी स्मेल बदल लेते हैं, जो कि अपनी स्मेल बदल लेते हैं जब उनको बेस में डालते हो तो, है ना। जैसे उसमें बेस डालोगे तो उनकी स्मेल चली जाएगी। एग्जांपल है ऑनियन एक्सट्रैक्ट, वनीला एक्सट्रैक्ट, क्लोव ऑयल, ठीक है, बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है इंपॉर्टेंट चीज, कुछ रिएक्शंस। ये रिएक्शंस मैं तुम्हें बता चुका हूं मेटल की एसिड के साथ। बस एक चीज याद रखना, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगी तो क्या होगा, रिएक्शन बहुत फास्ट होगी, हाइड्रोजन गैस ज्यादा रिलीज होगी। लेकिन जब एक वीक एसिड होगा जैसे कि CH3COH, तो हाइड्रोजन कम रिलीज होगी, जो रिएक्शन होगी वो स्लो होगी। कैसी होगी, स्लो होगी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, इतनी चीज हमें क्लियर हो गई है। कोई और एक्टिविटी बच गई है क्या, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
अब ये रिएक्शंस है, ये कुछ रिएक्शंस है, जैसे कि पहली रिएक्शन मेटल की एसिड के साथ, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दूसरी है मेटल कार्बोनेट के साथ। देखो, अगर कोई भी मेटल कार्बोनेट है वो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो CO2 गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? एक सॉल्ट बनेगा, CO2 निकलेगी और पानी निकलेगा। ठीक है, सेम रिएक्शन होगी। क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है? विजिबल नहीं हो पा रहा है क्या? आज क्या हो गया? आज कैमरे भी बंद हो रहे हैं क्या? कैमरे भी बंद हो रहे हैं क्या? क्या हो गया भाई आज? आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? ठीक है, ठीक है, क्या बता रहा था मैं तुम्हें? मेटल कार्बोनेट। वापस से आए तो मुझे बताना, मैं फिर मुझे 2 मिनट का समय देना। आपका टाइम खराब हो रहा है, बट मुझे 2 मिनट का समय देना अगर वापस से ऐसा कोई इशू आता है तो। ठीक है, स्क्रीन लैग हो रही है, ग्लिच हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? लाइव में आज ग्लिच ही ग्लिच हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। Na2CO3 HCl, ठीक है, एसिड के साथ सॉल्ट बनाता है, और H2 और CO2 आपकी दो चीजें आ रही होती हैं। ठीक है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, अगर कोई भी मेटल ऑक्साइड है वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस वाटर। रिएक्शन कौन सी इंपॉर्टेंट है? कॉपर ऑक्साइड की। कॉपर ऑक्साइड अगर HCl से रिएक्ट करता है, कॉपर ऑक्साइड का कलर होता है ब्लैक, अभी बताया। जब रिएक्ट करता है तो ये बनाता है CuCl2, कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड का जो कलर होता है वो तुम्हें याद रखना है, जो कि है ब्लू ग्रीन। यानी ये ब्लैक कलर कन्वर्ट हो जाता है ब्लू ग्रीन के अंदर। किसके अंदर? ब्लू ग्रीन के अंदर। ठीक है, अच्छा, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगली चीज क्या है? एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है जो कि है एक मेटल जिंक की एक बेस के साथ। ये रिएक्शन याद रखना, कैसे याद करोगे? नाटू जनाटू, नाटू जन आटू, और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज हो जाती है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, इतना हमें क्लियर हो गया। चलो, अच्छा, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं ये एसिडिक होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं नेचर में। चलो, बहुत सही। अब एक चीज समझना कि जो एसिड होते हैं, जो बेस होते हैं, एसिड्स H+ आयन रिलीज करते हैं, बट वो रिलीज करते हैं बेटा सिर्फ और सिर्फ पानी में, वाटर में। विदाउट वाटर, विदाउट वाटर वो नहीं रिलीज कर सकते। सिमिलरली बेस भी रिलीज नहीं कर सकते। इसी वजह से अगर आप देखोगे, जो ड्राई HCl गैस है वो कभी भी लिटमस पेपर का कलर नहीं बदलेगी, लेकिन जो वेट लिटमस पेपर होता है उसका कलर बदल जाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें दिख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे पेपर के अंदर पीएच, तुम्हारे पेपर के अंदर पीएच पे इस एक्टिविटी से मिलता जुलता एक सवाल दिख जाएगा तुम्हें। एक्टिविटी में क्या है? कील लगाई हुई है, बल्ब लगाई हुई है। अब अगर बल्ब ग्लो कर रही है तो या तो एसिड होगा या तो बेस होगा। बट बल्ब ग्लो कब नहीं करेगी? जब जब क्या नहीं होगा? जब इसमें कुछ एसिड या बेस के अलावा होगा, जैसे कि ग्लूकोज होगा तो ग्लूकोज में बल्ब ग्लो नहीं करने वाली। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, इतनी चीज क्लियर हो गई। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलो, चलो, अच्छा, ये ड्राई लिटमस टेस्ट मैंने आपको बता दिया है ना? ड्राई में रिएक्शन शो नहीं होगा, बट वेट में रिएक्शन शो हो जाएगा। अच्छा, ये बताओ, एसिड वाटर को ऐड कैसे किया जाता है, डाइल्यूट कैसे किया जाता है? तो डाइल्यूशन का एक प्रोसेस होता है, जो एसिड होती है उसको पानी में ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाया जाता है, एसिड को पानी में ड्रॉप बाय ड्रॉप। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में फर्क बताओ। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होती है? स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होती है जो कि, बोल दो फटाफट से। स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होती है जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाती हैं, जबकि वीक एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होती। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएच की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पीएच के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं इसके एप्लीकेशन पे। जैसे कि पहला एप्लीकेशन है डाइजेशन। हमारे पेट का जो पीएच होता है वो कम होता है डाइजेशन के लिए। सॉइल, याद रखना, पेपर में आ सकता है, एक फार्मर है उसका जो सॉइल है ना वो एसिडिक है, तो उसमें वो क्या ऐड करेगा? उसमें वो या तो ये ऐड करेगा बेटा, या तो वो ये ऐड करेगा। और अगर सॉइल बेसिक है तो उसको एसिडिक करने के लिए वो सॉइल में गिप्सम ऐड करेगा। क्या ऐड करेगा बेटा? गिप्सम ऐड करेगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगला आता है टूथ डीके। टूथ डीके क्यों होता है? बैक्टीरिया, मतलब आपका पीएच लेवल कम हो जाता है तो जो इनेमल होती है वो डिकम्पोज होने लगती है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इसका सोल्यूशन क्या है? आप टूथपेस्ट करो, उसमें बेस होता है। ब्लड का पीएच होता है वो आपको ऑलरेडी पता है, 7 to 7.8। याद रखना, जो बी स्टिंग होता है, बी स्टिंग, उसमें वो भी एसिडिक होता है, तो इसलिए उसमें हम क्या लगाते हैं? बेकिंग सोडा लगाते हैं, बेकिंग सोडा लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बेस होता है। चलो, अच्छा, सॉल्ट भी ना बेटा 3 प्रकार के होते हैं, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। मुझे बस एक एग्जांपल से बता दो। एक मैं सॉल्ट ले लेता हूं, NH4Cl। ये क्या है? एसिडिक है या ये बेसिक है या न्यूट्रल सॉल्ट है? तो देखो, ये बना किससे होगा? ये बना होगा बेटा, ये बना होगा
इस बेस से और इस एसिड से। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस है, तो ये कैसा होगा, ये एक एसिडिक ये एक एसिडिक है। ये कैसा है, एसिडिक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, इतनी चीजें हमें क्लियर हो गई, आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं हम सॉल्ट टॉपिक के ऊपर। सॉल्ट टॉपिक के ऊपर सबसे पहला जो है वो है क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। क्या है, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। क्लोर एल्कलाई प्रोसेस में NaOH बनता है, जिसको हम कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। बनता कैसे है, ये डायग्राम देख लो, ये डायग्राम देख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एनोड पे क्या बनेगा, एनोड पे क्या बनेगा, क्लोरीन गैस। कैथोड पे क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। और प्रोडक्ट क्या होता है, NaOH। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस को डिफाइन करो, रिएक्शन लिखो और उनके प्रोडक्ट के यूजेस लिखो। तो क्या तुम ये प्रोडक्ट के यूजेस लिख सकते हो, या सारे प्रोडक्ट के यूजेस लिख सकते हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप इंडस्ट्री में, क्लोरीन कहां पर काम आता है, ब्लीचिंग पाउडर की मेकिंग में, हाइड्रोजन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स के अंदर काम आता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक और चीज देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बन रहा होता है बेटा, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बन रहा होता है, तो ध्यान से देखना। अगर आप एक स्लेक्ड लाइम लोगे और उसमें से क्लोरीन गैस को पास करोगे, क्लोरीन गैस को पास करोगे, तो आपका बन जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का काम क्या होता है, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, जर्म्स को मारना, एकदम प्योर प्योर कर देना। ठीक है, चलो अगला आ जाता है जो कि है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कैसे बन रहा होता है बेटा, हम लेते हैं ब्राइन सोल्यूशन यानी NaCl प्लस H2O, उसमें हम NH3 डालते हैं, अमोनिया, और साथ साथ में CO2 हम उसके अंदर डाल रहे होते हैं, है ना। क्या कर रहे हैं हम, ये सारी चीजें एक साथ हम उसके अंदर डाल रहे हैं, और फाइनली क्या बन रहा है, NH4Cl, और उसके साथ साथ हमारा ये है बेकिंग। ये क्या है बेटा, बेकिंग। ठीक है, यही है मेन जो हमें चाहिए था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन तुम्हें पेपर के अंदर बिल्कुल दिख सकता है, जैसे कि बेकिंग पाउडर कैसे बनता है। तो बेकिंग सोडा में बेटा टार्ट्रिक एसिड, क्या बोला मैंने, टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, बहुत बढ़िया, टार्ट्रिक एसिड मिला दोगे। उसके अलावा बेकिंग के काम आता है ये, क्यों, क्योंकि जब हम इसे हीट करते हैं ना, जब हम इसे हीट करते हैं, इस चीज को जब हम इसे हीट करते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है, इसलिए बेकिंग के काम आता है। किसके काम आता है, बेकिंग के काम आता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा ये एक क्लीनिंग एजेंट भी है, ये एंट एसिड की तरह भी काम आता है, क्योंकि इसका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर भी काम आता है। अगला है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कहां काम आ रहा है, तो पहले आप देखो वॉशिंग सोडा बनता कैसे है। हमने ये तो बना ही लिया था, बस इसको हम पानी से रिएक्शन करा देते हैं, पानी से रिएक्शन करा देते हैं, और ये बन जाता है Na2CO3.10H2O। ठीक है, अब इसका काम क्या आता है, वॉशिंग इंडस्ट्रीज के अंदर काम आ रहा होता है। उसके अलावा वाटर सॉफ्टनिंग के काम आता है, वाटर सॉफ्टनिंग के। ठीक है, ग्लास एंड डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काम आता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखना कि CuSO4 कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं उनका कलर होता है ब्लू, उसको हीट करते हो तो वो व्हाइट हो जाते हैं। ठीक, अगला अपना कंपाउंड है गिप्सम। गिप्सम होता है CaSO4.2H2O। कुछ कुछ सेट में बेटा पीओपी से रिलेटेड एक सवाल दिख रहा है। गिप्सम जो है, देखना CaSO4.2H2O ये जो है ये गिप्सम है। इसको जब आप हीट करते हो, जब आप इसको हीट कर रहे हो ना दोस्तों, तो पता क्या होता है, इसके पानी के मॉलिक्यूल चले जाते हैं, और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि ये है CuSO4.12H2O, इसके अंदर क्या है, कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा कि पीओपी को एयर टाइट कंटेनर में क्यों स्टोर करते हैं, क्योंकि अगर उसे मॉइस्चर मिला तो वो वापस से गिप्सम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पीओपी के यूजेस क्या होते हैं, बोन वगैरह चिपकाने के काम आता है, फ्रैक्चर वगैरह के काम आता है। ठीक है, उसके अलावा इसमें एक और क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम गिप्सम को बहुत हीट कर दें तो क्या बनेगा, तो बनता है डेड बर्न्ड प्लास्टर। क्या बनता है, डेड बर्न्ड प्लास्टर, यानी सारे के सारे पानी के मॉलिक्यूल, ये सारे पानी के मॉलिक्यूल हट जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं मेटल नॉन मेटल पे। एक घूंट पानी का पीते हैं, चलो चलो चलो, एक मिनट ना, एक मिनट एक मिनट। बेटा कर लेंगे हम कवर, फास्ट फास्ट मत लिखो, मुझे पता है, मैं करा दूंगा। मैं करा दूंगा। चलो मेटल नॉन मेटल की बात करते हैं। अब इसमें आपको सबसे पहले कुछ एक्सेप्शंस याद रखने हैं, जैसे कि पहला अपना एक्सेप्शन क्या है, एजी का, है ना, बेस्ट कंडक्टर होता है। अच्छा ब्रोमीन का याद रखना, अगर मैं आपको बात करूं, जो ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन वो ऐसा एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड में होता है, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। कौन, ब्रोमीन। ठीक है, अगला आ रहा है क्या, अपना मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, ये नॉन मेटल था। अगला आ जाता है अपना एयू इज द मोस्ट डक्टाइल।
एक हमारा क्या है, जो डायमंड है वो सबसे हार्डेस्ट नॉन मेटल होता है। उसके अलावा याद रखना सोडियम पोटेशियम जो है वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, उनको चाकू से काटा जा सकता है, और उनको कैरोसिन में स्टोर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिएक्ट कर सकते हैं एयर के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांगली। ठीक है, अगला क्या आता है, गैलियम सीजियम की अगर मैं बात करूं, गैलियम और सीजियम जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, हाथ पे रखोगे तो पिघल जाएगा। ठीक है जी। उसके अलावा लेड और मरकरी आर दी मेटल्स दैट आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा आयोडीन जो होता है वो एक लस्ट्रस नॉन मेटल होता है। ये सारे के सारे एक्सेप्शन हैं। ठीक है जी, इतनी चीज क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है कुछ रिएक्शंस। ये रिएक्शंस देखो, जो हाई रिएक्टिव मेटल हैं वो ऑक्सीजन के साथ विग्रसली रिएक्ट करते हैं। जो लो रिएक्टिव हैं कुछ कुछ तो रिएक्ट ही नहीं करते। जैसे कि मैं बात करूं पोटेशियम, सोडियम, ये विग्रसली रिएक्ट करते हैं, आग लग जाती है इनके अंदर। मैग्नीशियम रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। अच्छा, एल्यूमिनियम की एक प्रॉपर्टी याद रखना, पेपर में पूछी जा सकती है, वो ये है थिन प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन। यानी ये एल्यूमिनियम अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, जो कि उसको फर्दर कोरोजन से प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। उसके अलावा जिंक भी जिंक ऑक्साइड बनाता है, आयरन भी बनाता है। आयरन क्या बनाता है? Fe3O4 बनाता है। कॉपर भी बनाता है। उसके अलावा कुछ मेटल ऐसे हैं जो कि रिएक्ट ही नहीं करते, जैसे कि कौन कौन से बेटा, देखना यहां पर, कहां गए भाई, हाँ, एजी एंड एयू, ये रिएक्ट नहीं करते, सिल्वर गोल्ड रिएक्ट ही नहीं करते। ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होती हैं? ये उन मेटल की ऑक्साइड होती हैं जो कि एसिडिक भी होती है, बेसिक भी होती है। इसकी रिएक्शन समझ लेना, किसके साथ? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन HCl के साथ, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन NaOH के साथ। दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी एसिड भी है बेस भी है। ठीक है, बहुत बढ़िया, इतनी चीजें क्लियर हो गई। आगे आते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, पानी के साथ रिएक्शन देख लेते हैं फटाफट से। देखो, जो हाई रिएक्टिव है वो तो हाइड्रोक्साइड्स देते हैं, जैसे NaOH, KOH, और बहुत वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा क्या? कैल्शियम। अब जो कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम वो भी रिएक्ट करता है बट वायलेंटली रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, और वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही देता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फ्लोट करता है पानी पे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है जिसकी वजह से वो पानी पे फ्लोट करता है। सिमिलरली मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, याद रखना, इस पे एमसीक्यू तुम्हारे पेपर में आ सकता है, सुन लो। मैग्नीशियम रिएक्ट करता है इसके साथ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और मैग्नीशियम फ्लोट करने लगता है ऊपर। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं एल्यूमिनियम आयरन जिंक की, तो ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। किसके साथ? स्टीम के साथ। ये आयरन वाली याद रखना रिएक्शन, Fe3O4। ठीक है जी, बाकी ये सारे के सारे एलिमेंट्स रिएक्ट नहीं करते पानी के साथ भी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली चीज आ रही है हमारी एक्वारिजिया। एक्वारिजिया क्या होता है? एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो कि HNO3 और HCl का मिक्सचर से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है बेटा? HCl और HNO3 का मिक्सचर। किस रेशियो में होता है? 3:1। इसका काम क्या होता है? जो नॉन रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको डिसॉल्व कराना, जैसे गोल्ड, प्लेटिनियम, इन सबको डिसॉल्व करा देता है बेटा ये। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। कुछ कुछ क्वेश्चन आ सकता है, कम चांसेस है बट बता रहा हूं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट, सुन लो। ऐसा डायग्राम बनाने को आ सकता है। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन हम करा लेते हैं। किसका क्वेश्चन करा लें बताओ? ये करा ले, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए, मैग्नीशियम की आउटर मोस्ट शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल पे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। तो एक यहां जाएगा, एक क्लोरीन और होगा, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास जाएगा। तो फाइनली आपको क्या बना के लिख के आना है कि मैग्नीशियम 2+ और क्लोरीन -1, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 2 क्लोरीन है। तो यही होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, बस बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी याद रखना। कैसे याद करोगे? भूलना नहीं है, नमक से याद करो। नमक कैसा होता है भैया? नमक की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज याद कर लो कि जो भैया नमक होता है ना, वो हार्ड होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्यों होता है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा? क्योंकि उनकी जो इंटर फोर्सेज हैं, जो उसके बीच की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है। उसके अलावा क्या है, पानी में डिसॉल्व होता है लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं होता। मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास आयंस होते हैं। क्या होते हैं बेटा? आयंस होते हैं। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब हम आ रहे हैं फटाफट से
जो एक्सट्रैक्शन वाला प्रोसेस है, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन पढ़ने से पहले दो स्टेप्स होते हैं, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, पता होगा, उनका डिफरेंस पता होना चाहिए। रोस्टिंग सल्फाइड ओर्स के लिए करी जाती है, कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर के लिए किया जाता है। इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं, इसमें ऑक्सीजन हम नहीं देते हैं। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही होती है। चलो एक एक करके देखते हैं, लो रिएक्टिव, मिड रिएक्टिव और हाई रिएक्टिव वालों का। लो रिएक्टिव में आपको एग्जांपल याद रखने किसके, मरकरी और कॉपर के। मरकरी का जो ओर होता है, नाम याद रखना सीना बार। क्या बोला मैंने बेटा, सीना बार, सीना बार, ठीक है। सीना बार सबसे पहले इसकी रोस्टिंग करते हैं, रोस्टिंग करके ये बन जाता है, SO2 गैस बनती है। फिर इसी की रिएक्शन वापस इससे करते हैं तो अब मरकरी अपने पास क्या आ जाता है, मरकरी, एक मिनट, अच्छा सॉरी, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम हीट करते हैं, इसको हम हीट करते हैं, इसको हम HGO को हीट करते हैं, तो आपका मरकरी बाहर आ जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है, ठीक है। यह है कॉपर का और जो कि बहुत कम चांसेस है पेपर में पूछा जाएगा, बट सुन लो, ऑक्सीजन से रिएक्ट करा, क्या बन गया, Cu2O। अब इसको उठाएंगे और इसके साथ रिएक्ट कर लेंगे और बन जाएगा कॉपर आपका बाहर, ठीक है। ये क्या है, समझ में आया, ये क्या है, ये है आपके एकदम लो रिएक्टिव वाले मेटल। क्या है, लो रिएक्टिव वाले मेटल, ठीक है। अगर मैं हाई मिड रिएक्टिव वाले मेटल्स की बात करूं, जैसे कि जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपको इसमें इंपॉर्टेंट याद करना है जिंक ब्लेंड और कैलामाइन। कैलामाइन होता है ZnCO3, जिंक ब्लेंड होता है ZnS, ठीक है। अब अगर अपने पास सल्फाइड है तो हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे, और अगर कार्बोनेट है तो हम विदाउट ऑक्सीजन हीट करेंगे, दोनों में ZnO बनेगा। फिर हम क्या करेंगे, कार्बन की मदद से इसका रिडक्शन कर देंगे, कार्बन की मदद से रिडक्शन करा तो जिंक अलग हो गया, ठीक है भैया, इतना क्लियर हो गया। चलो अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है पेपर के अंदर, इनडायरेक्टली आता है कि ये बताओ कि हम सबके ऑक्साइड्स में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली क्यों नहीं निकाल रहे मेटल, बिकॉज इट इज इजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। याद रखोगे, ऑक्साइड से ऑब्टेन करना इजी होता है, इसलिए हम पहले उसको ऑक्साइड में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अब अगर हम हाई रिएक्टिव मेटल्स की बात करते हैं तो उनमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जैसा प्रोसेस होता है, जैसे कि NaCl, सोडियम को इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से हम रिमूव करते हैं। अब इसमें सवाल आता है कि इन प्रोसेसेस में हम कार्बन की मदद से रिडक्शन क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये जो मेटल्स है ना हाई रिएक्टिव, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, कार्बन इनको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, कार्बन इनको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन क्या होती है, रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने में काम लिया जाता है। हम लेते हैं Fe2O3, एल्यूमिनियम लेते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, थोड़ी सी आग लगाते हैं, और जैसी आग लगाते हैं भाई हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, आयरन लिक्विड फॉर्म में गिरता है, लिक्विड में होता है ये, लिक्विड में, और Al2O3 बन जाता है। याद रखना हाई एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थर्माइट रिएक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इस चैप्टर में से जो मुझे लग रहा है तुम्हारे पेपर में तुम्हें दिख रहा है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ध्यान से सुन के जाओ। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम देखो, सवाल कुछ घुमा फिरा के आएगा कि एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है। तो एनोड पे याद रखना Ai, एनोड पे होता है इम्प्योर कॉपर, कैथोड पे होता है प्योर कॉपर, ठीक है। सोल्यूशन हम लेते हैं किसका, कॉपर सल्फेट का। जो प्योर कॉपर होता है वो इस पे आता है, चिपकता जाता है, चिपकता जाता है, इंप्योरिटीज नीचे गिरती जाती हैं, उनको हम एनोड मड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोड मड बोल रहे होते हैं, डायग्राम ध्यान से देख लो, एनोड मड बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम ये रस्टिंग वाले क्वेश्चंस पे। तो ये जो डायग्राम है ना रस्टिंग वाला, इसको ध्यान से देख लो, ये एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में सिर्फ पहले केस में रस्टिंग होती है, दूसरे केस में क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होता तो इसमें रस्टिंग नहीं होती, और इस केस में हम डाल देते हैं कैल्शियम क्लोराइड जो कि पानी को खींच लेता है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो इसलिए इधर भी रस्टिंग नहीं होती। इसलिए हम ये प्रूव करते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्स एयर एंड H2O दोनों, ठीक है। अच्छा, कॉपर की रस्टिंग का कलर क्या होता है बेटा, ग्रीन होता है। सिल्वर की रस्टिंग का कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। क्या होता है, ब्लैक होता है, ठीक है जी। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अब आ रहे हैं, एक घूंट पानी पिएंगे और फिर हम कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ। कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड। इसमें पहला क्वेश्चन जो कि बहुत बेसिक है, कार्बन डू नॉट फॉर्म आयोनिक कंपाउंड, क्यों नहीं बनाता, क्योंकि अगर 4 इलेक्ट्रॉन बेटा वो लूज करेगा तो उसको बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी, और वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। ये आंसर याद रखना। दूसरी चीज,
कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज जो मैंने आयोनिक की अभी बताई उसकी अपोजिट। ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में होते हैं, इनका लो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होती हैं। दे डू नॉट फॉर्म आयंस, आयंस नहीं होते तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, बट पानी में इनसॉल्यूबल होते हैं। ठीक है। अच्छा, कार्बन की जो वर्सेटिलिटी है उसकी प्रॉपर्टीज होती है कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, टेट्रावेलेंसी, कार्बन के 4 हाथ होते हैं, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, पॉलीमराइजेशन होती है, और आइसोमेरिज्म होते हैं। अब ये भैया आइसोमेरिज्म क्या है? मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है। ड्रॉ दी आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन और पेंटेन, पेपर में सवाल आ सकता है। ब्यूटेन का आइसोमर ये देख लो, यह ब्यूटेन का पहला आइसोमर, इसको एन ब्यूटेन बोलते हैं। यह दूसरा, इसको आइसोब्यूटेन बोलते हैं। पेंटेन के 3 है बेटा, पेंटेन के 3 है। यह है एन पेंटेन, ठीक है। उसके अलावा यह है आइसोपेंटेन, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है नियोपेंटेन, जिसमें एक बीच में कार्बन होता है, बाकी 4 कार्बन चारों तरफ होते हैं। ठीक है। ये तीनों के तीनों क्या है? पेंटेन। चलो, अच्छा, अब क्वेश्चन आ सकता है डायमंड और ग्रेफाइट में कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करता है? याद रखना, क्योंकि ग्रेफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। बट डायमंड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। और डायमंड, ये ग्रेफाइट स्लिपरी क्यों होता है? क्योंकि इसका तुम डायग्राम देखोगे तो लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर होता है, तो ये स्लिपरी होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे आते हैं हम किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एक बार जाने से पहले प्रैक्टिस करके जाना। किसका? मैंने आपको बना के भी दे रखा है, इथेन का और इथीन का। इथीन का किसका है बेटा? ये इथीन है। ये देख लो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन एंड इथीन, दोनों प्रैक्टिस करके जाना एक बार। चलो, अब हम बात करते हैं होमोलोगस सीरीज की। होमोलोगस सीरीज पे भी क्वेश्चन आपको दिख सकता है। याद रखना, जब डिफरेंस CH2 का हो तो वो होमोलोगस सीरीज है। होमोलोगस सीरीज की 3 प्रॉपर्टीज सुन लो। फंक्शनल ग्रुप एकदम सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं। जैसे जैसे अगले अगले मेंबर पे बढ़ रहे हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती जा रही हैं। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप एकदम सेम है। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 14U का, 14U, ये मास का डिफरेंस है। चलो, इस पे ऐसे क्वेश्चन तुम्हें दिख जाएंगे, फटाफट से देख लो। नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दिस, इसमें फंक्शनल ग्रुप बताओ कौन सा है। दोनों एंड कार्बन पे है तो ये एल्डिहाइड है। इनका नामकरण पूछ लिया जाएगा और इनका रिश्ता पूछ लिया जाएगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता होमोलोगस कहलाता है। देखो, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है? इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है CH2, इसलिए क्या है? ये होमोलोगस है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। चलो, अब कुछ रिएक्शंस पे आते हैं फटाफट से। जैसे कि पहली है कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन के अंदर क्या है बेटा? कंबशन रिएक्शन में ना, कोई भी तुम हाइड्रोकार्बन लो, हमेशा क्या बनता है? हमेशा बनता है CO2, H2O, और बहुत सारी हीट रिलीज होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी बनेगी। ठीक है। अब आपको यहां पे ये चीज याद रखनी है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं, जैसे एल्केन जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उनको जब आप जलाते हो तो ब्लू कलर की फ्लेम आती है। क्या आती है? ब्लू कलर की फ्लेम। बट जब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करते हैं तो येलो फ्लेम आती है। कैसी आती है बेटा? येलो कलर की फ्लेम आती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। कुछ रिएक्शन रिवाइज करते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इथेनॉल को अगर KMNO4 या K2Cr2O7 की प्रेजेंस में रखोगे तो क्या होगा? उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वो इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन किसकी होती है? बोलो किसकी? अनसैचुरेटेड कंपाउंड की। ठीक है। जैसे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ना, हाइड्रोजन निकल या फिर प्लेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगा, ये क्या बन गया? सैचुरेटेड कंपाउंड बन गया। इसके एप्लीकेशन याद रखना, इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं? हाइड्रोजिनेशन का एप्लीकेशन क्या है? वेजिटेबल ऑयल का वेजिटेबल घी में कन्वर्जन, वेजिटेबल ऑयल का वेजिटेबल घी में कन्वर्जन। ठीक है। एक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये कौन करते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ये क्लोरीन सनलाइट की प्रेजेंस में इसको कर लेता है सब्स्टिट्यूट। ठीक है। एस्टरिफिकेशन पे तुम्हारे पेपर में घुमाकर सवाल आ रहा है, ध्यान से सुन लो। एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ये लिया मैंने इथेनोइक एसिड, ये लिया इथेनॉल, दोनों को जोड़ा, क्या बना? CH3COO C2H5, साथ साथ में पानी बना। ये रिएक्शन होती है इन दी प्रेजेंस ऑफ H2SO4, जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये क्या है? ये एस्टर है। एस्टर क्या होता है? स्वीट स्मेलिंग, मीठी मीठी खुशबू आती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगली चीज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। अब इसी एस्टर को अगर मैं NaOH के साथ जोड़ दूंगा तो वापस से मेरा इथेनॉल बनेगा।
और ये क्या है, सोडियम इथोनेट बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा, इसलिए मैं एक हिंट लिख कर आया हूं, मैं एक हिंट तुम्हारे लिए लिख कर आया हूं। हिंट देख लेना बेटा, जब भी इथेनोइक एसिड का जिक्र होगा, इथेनोइक एसिड का जिक्र होगा तो लिखेंगे विनेगर लाइक स्मेल। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसकी जो मतलब एसिटिक एसिड जो होता है, इथेनोइक एसिड, उसकी विनेगर लाइक स्मेल। और जब भी इथेनॉल का जिक्र होगा तो बोलेंगे इट इज अ गुड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये लिखेंगे। तो हिंट से समझ जाना, हिंट से समझ जाना। एस्टर में लिखेंगे स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। ठीक है, हिंट मिल गई, आगे बढ़ते हैं। चलो, अगली रिएक्शन है इथेनॉल की रिएक्शन सोडियम के साथ। ये एक नॉर्मल इथेनॉल है, ये सोडियम है, रिएक्शन होगी तो ये बनता है सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। अच्छा, इथेनॉल को अगर मैं H2SO4 के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो पानी खींच लेगा और ये इसको इथीन में कन्वर्ट कर देगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, उसके अलावा अगर आप इथेनोइक एसिड का रिएक्शन बेस से कराओगे तो एक सॉल्ट बनेगा और पानी बनेगा। ठीक है ठीक है, इतना क्लियर है इतना क्लियर है। चलो, ये एक चीज याद रखना बेटा, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या होता है, ब्रोमीन का पानी होता है जिसका जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। अगर कोई भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड है उसके साथ रिएक्शन है, अगर उसके साथ रिएक्शन है तो ब्रोमीन वाटर का कलर गया। सुन मेरी बात, सुन 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 सुन, क्या बोल रहा हूं मैं, पास आके सुन। ब्रोमीन वाटर टेस्ट, समझ रहा है, पेपर में दिखेगा तो क्या लिखेगा, ब्रोमीन वाटर टेस्ट रेडिश ब्राउन कलर गया अगर अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। सेचुरेटेड में नहीं गया, सेचुरेटेड में सेम रहेगा कलर। ठीक है, बहुत बढ़िया, इतना क्लियर हो गया भैया, मजा आ गया, आगे बढ़ो। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो कि है सोप एंड डिटर्जेंट। जो चीज तुम्हें याद रखनी है, स्ट्रक्चर सबको याद होगा कि सोप ऐसा दिखता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, इसको पानी अच्छा लगता है। ये टेल हाइड्रोफोबिक होती है, टेल को पानी पसंद नहीं है। मिसेल बनता है, सबको पता है। क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोप्स जो होती हैं वो हार्ड वाटर में काम क्यों नहीं करते। आपको क्या याद रखना है, हार्ड वाटर में कैल्शियम किसके हैं, किसके आयंस हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम के आयन है। जब सोप उससे रिएक्ट करता है तो वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनाता है जिसको स्कम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कम। इस वजह से सोप जो है, सोप फॉर्म्स कम इन दी हार्ड वाटर, बट डिटर्जेंट स्कम नहीं बनाता, डिटर्जेंट स्कम नहीं बनाता। इतनी चीज आपको याद रखनी है। चलो बायोलॉजी पे स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। चलो चलो बेटा सही स्पीड में जा रहे हैं, ठीक है टेंशन मत लो हो जाएगा। एक बात समझो, एक बात समझो फिजिक्स में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि फिजिक्स में ज्यादा कुछ बताने को है ही नहीं, आने तो न्यूमेरिकल ही है। ठीक है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है, इनमें टाइम लगता है, फिजिक्स में टाइम नहीं लगता, उसमें ऐसा कुछ बताने को होता ही नहीं है। ठीक है, आ जाओ फोटोसिंथेसिस में तुम्हें क्या याद रखना है, सबसे पहले मतलब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में तुम्हें एग्जांपल याद रखने हैं बेटा। होलोजोइक न्यूट्रिशन के एग्जांपल्स, सेप्रोफेटिक के एग्जांपल, जैसे कि मशरूम एक एग्जांपल होता है सेप्रोफेटिक का। और पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो होता है, जो दूसरे के ऊपर रहते हैं, उनके एग्जांपल कसकटा, लाइस, टेपवॉर्म। एग्जांपल याद रखने हैं बस। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस में तुम्हें एक डायग्राम याद रखना है कि गैसेस का इंटरचेंज हो कहां से रहा है। गैसेस का इंटरचेंज यहां से हो रहा है। ये क्या है, स्टोमेटा, साइड वाले हैं गार्ड सेल, गार्ड सेल को पानी मिला तो खुल गए, पानी गया तो बंद हो गए। ठीक है, स्टोमेटल ओपनिंग है। ये ग्रीन कलर का क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है ये क्लोरोफिल, ये फोटोसिंथेसिस की एक बेसिक इक्वेशन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्टोमेटा के दो फंक्शन होते हैं, गैसेज एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन भी इसका काम होता है। ठीक है, अगली चीज, ये 5 स्टेप सबको याद हो गए होंगे अब तो, इनजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। ये है क्या, अमीबा। अमीबा, अमीबा और पैरामीशियम में एक अंतर होता है। अमीबा के पास सूडोपोडिया होता है, पैरामीशियम के पास सीलिया होते हैं। क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक ना एक्टिविटी आजकल बहुत पूछी जा रही है कि एक कंटेनर है, उसमें हम KOH रख देते हैं। क्या रख देते हैं, KOH तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि KOH क्या करता है, CO2 को अब्सॉर्ब कर लेता है। विदाउट CO2 प्लांट प्लांट अब्सॉर्ब नहीं कर सकता। ठीक है, तुम लोग नींद लेकर आए हो आज या नहीं आए हो, या फिर बिना ऐसे ही आ गए हो। हाँ, ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है मैं तो नहीं सो पाया मैं नहीं सो पाया, मैं कंटेंट बना रहा था, मैं तो नहीं सो पाया KOH क्या करता है, CO2 को अब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है नहीं सो क्या है, ऐसा मत करो यार, सो लिया करो, ऐसे मत क्या करो यार। चलो कोई नहीं, अब तो अच्छा पेपर जाएगा, टेंशन मत लो
अच्छा, अब इस पूरे में से आपके जो क्वेश्चन आएंगे, डायग्राम ड्रॉ करने को नहीं आएगा, बट इसमें से लेबलिंग पे सवाल पूछ लेगा। जैसे कि माउथ में कौन सा एंजाइम है, कौन सा होता है सलाइवरी अमाइलेज, क्या करता है, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में तोड़ता है। ईसोफेगस, पेट, पेट में क्या होता है, कौन सा एंजाइम होता है HCl, म्यूकस और पेप्सिन। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं लिवर, लिवर में क्या होता है, बाइल जूस, क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट और एल्कलाइन बनाता है फूड को। पेनक्रियास, पेनक्रियास में 3 एंजाइम, पेनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन और क्या, लाइपेस, वो तीनों क्या करते हैं, वो तीनों आपको पता होने चाहिए। तो ऐसे मार्क कर देगा और पूछ लेगा कि इधर एंजाइम क्या है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करती हैं, अब्सॉर्ब करती हैं डाइजेस्टेड फूड को ब्लड के अंदर, ठीक है जी। फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन जो कि वाटर को अब्सॉर्ब करती है। लास्ट में होता है एनस, जिससे हम इजेशन कर देते हैं, ठीक है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अब आ रहा है क्या, अब आ रहा है क्या, ध्यान समझना, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में ये जो टेबल तुम देख रहे हो, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। यहां से भी लेबलिंग पे क्वेश्चन आएगा। लेबलिंग पे कैसे आएगा, मान लो यहां पर एक एक्स बना दिया, तो आपको पता होना चाहिए यहां क्या है। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर पाइरोवेट में टूटता है। 3 रास्ते होते हैं, एरोबिक, एनएरोबिक। एरोबिक अगर माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है तो क्या बनाएगा, एनर्जी बनाएगा, वाटर बनाएगा, CO2 बनाएगा। बट अगर मसल्स में हो रहा है तो लैक्टिक एसिड बनाएगा, जिसकी वजह से हमें क्रैम्प्स आते हैं, याद रहेगा। और अगर यीस्ट में हो रहा है तो वो इथेनॉल बनाता है, ठीक है। एरोबिक, एनारोबिक, ज्यादा एनर्जी किसमें बनती है, बहुत बढ़िया, एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी बन रही होती है, ठीक है। इतना पॉइंट याद रखने। ये डायग्राम भी सिर्फ और सिर्फ लेबलिंग के लिए दिखा रहा हूं, ड्रॉ करने की प्रैक्टिस मत करना। लेबलिंग याद रखो, यहां पर होता है फेरिंग्स और फिर होता है लैरिंग्स, पहले आता है पी फिर आता है एल, ठीक है। ये होता है ब्रोंकाई, ये होता है ब्रोंक्यूल्स। एल्वोलाई, एल्वोलाई गैसेज एक्सचेंज कैसे कर पाते हैं, आपको वो 2 पॉइंट याद होने चाहिए। एल्वोलाई गैसेज एक्सचेंज कैसे कर पाते हैं बेटा, कैसे कर पाते हैं, तो आपको वो 2 पॉइंट याद रहने चाहिए। पहला पॉइंट क्या है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अट्रैक्ट कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। दूसरा पॉइंट, एल्वोलाई की जो वॉल होती है वो 1 सेल्ड थिक होती है, जिसकी वजह से गैस एक्सचेंज इजीली हो जाता है। ये 2 पॉइंट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में आ सकता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में डायफ्राम और रिब का काम बताओ। तो जब हम इनहेल करते हैं डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, एक्सहेल करते हैं बेंड हो जाता है, रिब्स बाहर जाती हैं, रिब्स अंदर जाती हैं। ये क्यों हो रहा है, ताकि हम चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम को बढ़ा सकें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। अच्छा, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द डायग्राम एंड रिंग ऑफ कार्टिलेज। रिंग ऑफ कार्टिलेज का इंपॉर्टेंस क्या होता है, रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है, क्या करता है, प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग, कोलैप्सिंग से प्रिवेंट करता है। चलो, अगर मैं हार्ट की बात करूं, ये डायग्राम देख लो, ये है हार्ट, ये है हार्ट। बहुत सारे सेट में आपको आज के पेपर में, आज के पेपर में हार्ट के डायग्राम पे लेबलिंग पे दिखेगा, और कुछ सेट्स में आपको दिखेगा कि जो हार्ट है ना वो डबल सर्कुलेशन, ह्यूमन का जो सर्कुलेशन है वो डबल सर्कुलेशन क्यों है, या फिर हार्ट में 4 चैम्बर क्यों है, ये सवाल, ठीक है। ये इसकी जो लेबलिंग है इस पे क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ करने को नहीं आता, लेबलिंग पे आ जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें याद होना चाहिए कि ये होता है लेफ्ट एट्रियम, वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। कौन सी चीज लेके आ रही है, याद करने की ट्रिक याद कर लो। पीवी सिंधु ने बोला, अयो अयो मुझे वीडियो कॉल करवा दो मेरे पेरेंट्स से। यानी सबसे पहले जो चीज लेकर आती है लेफ्ट, लेफ्ट साइड में, वो है पल्मनरी वेन। फिर जो बॉडी में लेके जाती है वो है आयोटा, और फिर है वीना कावा जो कि वापस लाती है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में पल्मनरी आर्टरी वापस लेके जाती है, कहां पर, आपके लंग में, ठीक है जी, बहुत सही, बहुत सही। तो डबल सर्कुलेशन होता है, 2 बार हार्ट में आता है, क्यों आता है, रीजन सुन लो, रीजन सुन लो। रीजन क्या है इसका, इंश्योर्स एफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई। दूसरा, अकर इन मैमल एंड बर्ड्स टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ये हमारे अंदर होता है और बर्ड्स के अंदर होता है, बाकी के अंदर नहीं होता। क्यों, क्योंकि हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, तुम्हारे टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। 4 चैम्बर क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी के अंदर, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग करने के लिए, और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रहने के लिए, ठीक है। वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो थिक वॉल्ड क्यों होते हैं, वेंट्रिकल्स को ब्लड को पंप करना है और एक को रिसीव करना है, तो वेंट्रिकल जो होते हैं वो थोड़े थिक होते हैं, ठीक है।
अच्छा, वॉल्व प्रेजेंट होते हैं वेन्स के अंदर, क्यों? टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। ठीक है, आर्टरीज जो होती हैं, आर्टरीज जो होती हैं वो थोड़ी थिक होती हैं। बताओ क्यों? क्योंकि वो ब्लड को अवे लेके जा रही हैं, किससे? पंप ब्लड जा रहे हैं उनसे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, इतनी चीज हमारी क्लियर हो गई है, ये पूरी चीजें हमें समझ आ गई है, डबल सर्कुलेशन समझ आ गई है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, जाइलम फ्लोएम का डिफरेंस तो इंपॉर्टेंट है ही, वो तो हमें पता ही है। जाइलम क्या करता है? वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है। ये क्या करता है? ये फूड ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम यूनिडायरेक्शनल है, ये क्या है? बाई डायरेक्शनल है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ ट्रांसपिरेशन हेल्प जाइलम। तो ट्रांसपिरेशन क्या करता है? जब पानी ऊपर चला जाता है ना, तो लीव्स पे लो प्रेशर हो जाता है, रूट्स पे हाई प्रेशर हो जाता है, जिससे पानी ऊपर चला जाता है, यानी ट्रांसपिरेशन पुल हो जाता है, उसको हम ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। क्या होता है? जाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू लीव, वाटर एंटर्स द रूट बाय ऑस्मोसिस एंड मूव अपवर्ड थ्रू जाइलम वेसल। इट मूव अपवर्ड थ्रू जाइलम वेसल, दिस अपवर्ड मूवमेंट इज नोन एक्सेंट ऑफ सैप। ये किस वजह से होता है? ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से होता है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन की वजह से हो रहा होता है। ठीक है, उसके अलावा जो फ्लोएम जो फूड की सप्लाई करता है उसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम पे लेबलिंग पे आपको क्वेश्चन दिख सकता है। ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो। किडनी है, रीनल आर्टरी लेके आ रही है। ठीक है, ये जो आपको दो दिख रहे हैं, ये यूरेटर है, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, नीचे यूरेथ्रा। क्या? यूरेथ्रा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। ये नेफ्रॉन, इसकी लेबलिंग तो भाई अगर आ गई तो आधे बच्चे गलत करके आएंगे, तुम सुन जाओ। देखो, ये जो बीच वाला एरिया है, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। यहां पर होता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन कहां होता है? इस एरिया में। पूछेगा फिल्ट्रेशन कहां होता है? इस एरिया में। ठीक है। अच्छा, ये जो तुम्हें एरिया दिख रहा है ना अजीब सा, जिसको हम बोलते हैं ट्यूबुलर पार्ट, इस एरिया में होता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यानी वापस से अब्जॉर्प्शन हो रहा होता है। ठीक है, यह है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का। और ये लास्ट वाला जो पार्ट है, ये है कलेक्टिंग डक्ट। क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। तो अगर क्वेश्चन आ जाए हाउ यूरिन इज फॉर्म्ड, तो आपको 3 पार्ट में आंसर लिख के आना है। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ब्लड फिल्टर होता है। फिर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, वापस से जो पानी वगैरह होता है वो रीअब्जॉर्ब करता है ब्लड। और उसके बाद ट्यूब्यूलर सेक्रीशन, यानी ट्यूब्यूल के अंदर वो चीजें सेक्रीट हो जाती हैं। ठीक है, अब प्लांट कैसे एक्सक्रीशन करते हैं? प्लांट अलग अलग टाइप से करते हैं। गैसेस के थ्रू एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, लीव्स के थ्रू एक्सक्रीट करते हैं, डेड टिश्यूज के थ्रू एक्सक्रीट करते हैं, रेजिन एंड गम्स के थ्रू एक्सक्रीट करते हैं, सॉइल में भी एक्सक्रीट कर रहे होते हैं। चलो दोस्तों, अगले चैप्टर में बढ़ते हैं। कितना टाइम लगेगा? 40 मिनट्स लगेंगे बेटा, 40 मिनट्स मोर। 40 मिनट्स मोर, 40 मिनट्स मोर। चलो, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में सबसे पहला आता है न्यूरॉन। न्यूरॉन की बेसिक चीजें आप याद कर लेना, आई होप होंगी अभी तो। डेंड्राइट सिग्नल को रिसीव करेगा, ये सेल बॉडी है, ये न्यूक्लियस है, सिग्नल यहां से जाएगा, ये एक्सॉन है पूरा का पूरा। ये क्या है? नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग, अगले न्यूरॉन के बीच के गैप को हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा जब एक न्यूरॉन एक मसल से अटैच होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है जी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, द पॉइंट वेयर नर्व एंडिंग मीट्स द मसल। ठीक है, इतनी चीजें हमें याद रहेंगी। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर, सुन लो मेरी बात, पास आ जा, पास आ जा। पेपर में सवाल आ सकता है कि कोई भी एक एक्टिविटी दे देंगे तुम्हें, एक्टिविटी जैसे कि एक लड़का था, उसकी आंखों में मिर्च चली गई, तो अब उसकी आंखें बंद हो गई अचानक से, तो बताओ ये वॉलेंट्री एक्शन है इनवॉलेंट्री है? तो तुम बोलोगे इनवॉलेंट्री है। तो बताएगा ये किस टाइप का एक्शन है? तुम बोलोगे रिफ्लेक्स एक्शन है। फिर पूछेगा कि पूरे मैकेनिज्म को समझाओ, तो तुम समझा कर आओगे क्या? रिफ्लेक्स आर्क। क्या समझाओगे? रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, द पाथवे फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन टू स्पाइनल कॉर्ड, यानी ये वाला जो डायग्राम है, ये देखो पूरा का पूरा, ये देखो बेटा पूरा का पूरा, ये सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल को लेके जाता है। याद रखना, रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल आता है, ब्रेन इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व। स्पाइनल कॉर्ड पे जाता है, बीच में होता है इंटर न्यूरॉन। कैसे याद करोगे? सिम सिम, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन वापस से सिग्नल को लेके आता है इफेक्टर मसल पे, इफेक्टर मसल पीछे हो जाता है। बात खत्म, बात खत्म। इफेक्टर मसल क्या है? पीछे हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा कि ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है ह्यूमन बीइंग के लिए? तो देख बेटा,
प्रिवेंट इंजरी बाय प्रोवाइडिंग एन इमीडिएट रिस्पॉन्स, ये बहुत जल्दी रिस्पॉन्स देता है जिससे कि इंजरी बच जाती है। अगर मैं बात करूं ब्रेन की तो क्वेश्चन पहला तो एक बहुत बेसिक सवाल है, इजी सेट के अंदर अगर दिखेगा बहुत कम चांसेस, बट दिख जाए तो दिख जाए। वो ये है कि हाउ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर प्रोटेक्टेड, कैसे प्रोटेक्ट करी जाती है। पहले ब्रेन पे होता है क्रैनियम, फिर होती हैं 3 लेयर्स मेनिंग्स, और उनके बीच में होता है सीएसएफ, सेरिबेरो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, 3 लेयर। अच्छा, अब ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। सबसे इंपॉर्टेंट हाइंड ब्रेन है, बट पहले फोर ब्रेन में आपको बता देता हूं। फोर ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सेरिबेरम, यह है थिंकिंग पार्ट। क्या है बेटा, ये थिंकिंग पार्ट है, सारी थिंकिंग एक्टिविटी इससे होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है हाइपोथैलेमस, हंगर को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है, हंगर को, ठीक है भाई। अब मैं बात करता हूं किसकी, डायरेक्टली देखो, मिड ब्रेन कुछ नहीं करता, फोर ब्रेन हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करता है और कुछ इनवॉलेंटरी एक्शन करता है, बस इतना ही काम है इसका। अगर मैं बात करूं किसकी, ये तुम देख पा रहे हो, ये तुम देख पा रहे हो क्या, हाइंड ब्रेन, ये वाला जो पूरा है, इसमें ये होता है सबसे पहले सेरिबेलम, बेलम यानी बैलेंस, बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करता है। ये जो तुम नीचे वाला एरिया देख रहे हो जो कि स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है, यह है मेड्यूला। मेड्यूला यानी मेडिसिन, मेडिसिन लेने के लिए तुम्हें कौन सी बीमारियों की जरूरत है, वॉमिटिंग, वॉमिटिंग हो रही है तो मेडिसिन ले लोगे, ठीक है। फिर यहां पर एक एरिया होता है पॉन्स, पॉन्स, पॉन्ड्स की क्रीम रात को लगाकर सोते हो, पॉन्ड्स की क्रीम, हाँ वो क्यों, रात को क्या होता है, रात को रेस्पिरेशन होता है, तो ये रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अपन कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लांट की तरफ। देखो बेटा, कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लांट पे एक अच्छा खासा टफ सवाल दिख सकता है, अच्छा खासा टफ सवाल, सुन लो सुन लो, और वो भी स्पेशली मैं तुम्हें बता रहा हूं ट्रॉपिक मूवमेंट से। किससे, ट्रॉपिक मूवमेंट से। ट्रॉपिक मूवमेंट ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट एकदम नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, ठीक है। ट्रॉपिक मूवमेंट अलग अलग टाइप का होता है, फोटोट्रोपिज्म, यहां पे स्टिमुलस क्या है, लाइट। हाइड्रोट्रोपिज्म वाटर स्टिमुलस है। जियोट्रोपिज्म ग्रेविटी स्टिमुलस है। केमोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म का एक एग्जांपल है, वो जो पॉलन ट्यूब ग्रो नहीं करती प्लांट में, रिप्रोडक्शन में पॉलन ट्यूब ग्रो करती है, हाँ वो केमोट्रोपिज्म है, ठीक है जी। थिग्मोट्रोपिज्म, अगर टच करोगे तो अगर चेंज हो जाए, जैसे कि जो मनी प्लांट होता है वो टच की वजह से जाता जाता है, तो थिग्मोट्रोपिज्म। अब यहां से क्वेश्चन कैसा आएगा, ये डायग्राम दिखा देगा, बताओ कौन सा ट्रोपिज्म है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, बताओ बताओ कौन सा ट्रोपिज्म है, फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म लाइट की तरफ जा रहा है, ठीक है। ऐसी अगर मैं नास्टिक मूवमेंट की बात करूं, 2 प्रकार के होते हैं, थिग्मोनास्टी और फोटोनास्टी। फोटोनास्टी यानी नास्टिक मूवमेंट जो लाइट की वजह से होता है, जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे डेंडेलियन फ्लावर होता है, डेंडेलियन फ्लावर होता है जो कि सनलाइट के हिसाब से मूवमेंट करता है। थिग्मोनास्टी टच की वजह से, इसका एग्जांपल है मिमूसा पुडिका जो कि टच मी नॉट प्लांट होता है, टच करोगे तो बंद हो जाता है, खुल जाता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं प्लांट हार्मोन की, प्लांट हार्मोन में पहला है ऑक्सिन, ऑक्सिन क्या करता है, सेल एलोंगेशन, कहां प्रेजेंट होता है, एट द टिप ऑफ शूट एंड रूट, ठीक है भाई। गिबरेलिन क्या करता है, गिबरेलिन सीड जर्मिनेशन करता है और एलोंगेट करता है, प्लांट को लंबा करता है, ठीक है। साइटोकिनिन ये सेल डिवीजन का काम करता है। एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को रोकता है, ये उल्टा काम करता है, ग्रोथ को रोकता है। इथाइलिन क्या करता है, फ्रूट को राइप कराता है, पकाता है फ्रूट को, फ्रूट पकेगा इथाइलिन की वजह से। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन इससे बड़े अच्छे आते हैं, जैसे कि ये डायग्राम आ जाएगा तुम्हारा टेंड्रिल का, ये प्लांट है टेंड्रिल। तो देखो बेटा, टेंड्रिल ऐसे घूमता घूमता कैसे बनता है, तो याद रखना, मान लो टेंड्रिल है, जैसे ही ये डंडी से टच होता है तो इसका ये जो टच वाला पार्ट है ना, ऑक्सिन ना दूसरी तरफ एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जहां पे टच हुआ उसके दूसरी तरफ ऑक्सिन एक्यूमुलेट हो गए, और जहां पर ऑक्सिन एक्यूमुलेट होते हैं वहां से ग्रोथ होती है, तो इस डायरेक्शन में ग्रोथ होती है और वो प्लांट ऐसे घूम जाता है। इसी वजह से प्लांट ऊपर जाते जाते हैं, क्योंकि जैसे टच होता है ऑक्सिन दूसरी तरफ एक्यूमुलेट हो जाते हैं। सेम आंसर आएगा अगर तुमसे बोले कि कुछ प्लांट सनलाइट की तरफ क्यों ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि जहां सनलाइट पड़ रही है उसके अपोजिट तरफ ऑक्सिन एक्यूमुलेट हो गए और उसको उन्होंने ग्रो कर दिया, ठीक है। क्लियर। इस पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, कौन कौन से ग्लैंड कहां पर है, सिर में होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, क्या करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, बहुत बेसिक है, सबको पता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, जाइजेंटिज्म, डॉर्फिज्म, ठीक है। थायरॉक्सिन, ये क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन है, थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। ये बनता किससे है, आयोडीन से। कौन सी बीमारी हो सकती है, गोइटर हो सकता है, ठीक है। और नीचे आओगे यहां पर तो थाइमस होता है, थाइमस एज के साथ छोटा हो जाता है, क्यों,
क्योंकि इम्यूनिटी देता है ये, और बड़े होके इम्यूनिटी की जरूरत नहीं होती। फिर और नीचे आओगे तो पेनक्रियाज होता है। पेनक्रियाज को ड्यूअल ग्लैंड बोलते हैं, एक्सोक्राइन भी होता है, एंडोक्राइन भी होता है। इंसुलिन रिलीज करता है जो कि ब्लड शुगर को कम करता है। फिर आते हैं किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड, ये एड्रेनलिन हार्मोन को रिलीज करते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना बेटा, एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है, इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्रीथिंग रेट। हार्ट रेट ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर देता है, बॉडी के अंदर एनर्जी दे देता है, मसल्स के अंदर ब्लड फ्लो भेज देता है, ठीक है। फिर टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर होते हैं और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन फीमेल के अंदर होते हैं। ये जो मेल प्यूबर्टी को कंट्रोल करता है, मैनली कैरेक्टर्स को डेवलप करता है, और ये जो है फीमेल के कैरेक्टर्स को डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अब आ रहा है अगला चैप्टर, एक घूंट पानी पिएंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे, चलो। चलो चलो, कितने बच्चे हैं अपने साथ, 6 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं 6 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं क्या अपने साथ, सुबह 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 5 बजे, सुबह सुबह 5 बजे 6 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं अपने साथ, क्या बात है। चलो अब पढ़ते हैं अपन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का पहला इंपॉर्टेंट सवाल है इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशंस की इंपॉर्टेंस बताओ। तो वेरिएशन की 2 इंपॉर्टेंस याद रखना, अगर वेरिएशंस आते हैं, बदलाव आते हैं, तो इन्वायरमेंट में सर्वाइवल की चांसेस बढ़ जाती हैं। दूसरा, इट इज द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन वेरिएशन की वजह से ही होता है, तो इट इज द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है भाई, इतना क्लियर। अगर मैं बात करूं एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंस की, यहां पर 2 पेरेंट, यहां पर 1 पेरेंट, यहां पे सेक्स सेल इन्वॉल्व होते हैं, यहां पे नो सेक्स सेल, यहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, यहां पर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता। अच्छा, बेटर कौन सा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों होता है, क्योंकि यहां पे वेरिएशंस आते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तुम बस एग्जांपल याद रखो, उससे आपका काम चल जाएगा। जैसे कि बाइनरी फिजन की अगर मैं बात करता हूं, तो उसका एग्जांपल एक अमीबा है, अमीबा के बाद एक एग्जांपल है लीशमानिया। याद रखना, लीशमानिया एक बीमारी कॉज करता है, काला अजहर। काला अजहर क्वेश्चन आ जाएगा, काला अजहर किससे होता है, लीशमानिया। लीशमानिया किस टाइप का डिसीज, किस टाइप का रिप्रोडक्शन करता है, बाइनरी फिजन। फिर अगर मैं बात करता हूं मल्टीपल फिजन की, तो वो करता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम वो है जो कि मलेरिया कॉज करता है ना, मलेरिया जो कॉज करता है वो प्लाज्मोडियम है, तो वो क्या करता है, मल्टीपल फिजन करता है, ठीक है। फिर मैं किस पे आता हूं, ये आपको बाइनरी फिजन का डायग्राम दिखाई दिया। फिर आता हूं मैं, ये क्या है, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा एल्गी है, काई है। ये क्या कर रहा है, फ्रेगमेंटेशन, यानी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। फिर अगर मैं बात करूं, ये क्या है, रीजनरेशन। जितना काटोगे उतने नए ऑर्गेनिज्म में बनता जाएगा। एक हाइड्रा है और एक ये क्या है, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया को भी जितना काटोगे उतने नए ऑर्गेनिज्म में बनता जाएगा। फिर एक आता है बडिंग। बडिंग एक तो हाइड्रा करता है, ये डायग्राम देख लो। उसके अलावा एक और ऑर्गेनिज्म होता है, इस ऑर्गेनिज्म का नाम है यीस्ट, है ना, याद है सबको, है ना। ये क्या करता है, बर्ड्स बनाता जाता है और फिर नए ऑर्गेनिज्म यहां से जनरेट हो जाते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन करता है ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड पे केस स्टडी आ सकती है, ब्रेड मोल्ड पे केस स्टडी आ सकती है कि एक लड़का था, उसकी ब्रेड पे ब्लैक कलर का कुछ लग गया, बताओ वो क्या है, तो वो है ब्रेड मोल्ड यानी राइजोपस। राइजोपस कैसे रिप्रोडक्शन करता है, स्पोर फॉर्मेशन से। वो ये देख लो, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, लेबलिंग पे आ सकता है। ये स्पोरेंजियम, इसके अंदर होते हैं स्पोर्स, ये पूरा का पूरा है हाइफी, ठीक है। स्पोरेंजियम जो होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और ये पूरा का पूरा एरिया नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। क्वेश्चन आएगा स्पोर फॉर्मेशन बेटर क्यों है, 3 रीजन है। पहला, जो स्पोर्स होते हैं वो हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, बहुत फास्ट इनकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है बहुत फास्ट होती है, और जो स्पोर्स होते हैं बहुत हल्के होते हैं, बहुत लाइट वेट होते हैं, तो इजीली ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो देखो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आपको बस एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस याद कर लोगे, काम चल जाएगा। एडवांटेजेस क्या है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की, इजी एंड क्विक मेथड होता है, ऑफस्प्रिंग्स जेनेटिकली सिमिलर होती हैं और सर्वाइवल रेट भी बहुत हाई होती है। और डिसएडवांटेजेस क्या है कि नो जेनेटिक वेरिएशन, कोई वेरिएशन नहीं आता। क्योंकि वेरिएशन नहीं आता उसकी वजह से होता क्या है, डिसीज ट्रांसफर हो जाते हैं, जो पेरेंट के डिसीज है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं प्लांट की बात करता हूं, प्लांट में एक ये डायग्राम तो इंपॉर्टेंट है ही, ये तुम देख सकते हो, ये तुम देख सकते हो, इसकी लेबलिंग पे क्वेश्चन आ जाएगा, याद रखना। इसमें होता है पोलन ग्रेन, ये है एंथर, ये नीचे वाला फिलामेंट है, पेटल सेपल सबको पता है, ये है क्या, स्टिग्मा,
ये बीच वाली स्टाइल, और ये ओवरी, और अंदर ओव्यूल। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब मुझे जो लगता है, मुझे ऐसा लगता है बेटा, मुझे ऐसा लगता है 2026 तुम्हारे आज सुबह का जो पेपर है, आज सुबह के पेपर में मुझे ऐसा लग रहा है कि इस डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे पेपर में, ऐसा मुझे लग रहा है। दिस इज माई थिंग। अब बाकी नहीं पता, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फंस रहा है, इसमें से कुछ आ रहा है ना। अब देख लो बेटा, पोलन ग्रेन जाता है, ये एक ट्यूब बनाता है, इसको हम बोलते हैं क्या, पोलन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब। ये मेल गैमेट को कैरी करता है और ये ओव्यूल में डालता है। कहां पर डालता है, ये डालता है ओव्यूल के अंदर डाल रहा होता है। फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट होता है, ओवरी जो होता है वो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इतनी चीज क्लियर है, इतनी चीज क्लियर है। अब इसमें आप कुछ प्रोसेसेस याद रखना। पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। दो प्रकार के पॉलिनेशन होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। अच्छा देखो, जो फ्लावर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। आपको ना यूनिसेक्सुअल के एग्जांपल याद रखने चाहिए, पपाया, वाटरमेलन, वाटरमेलन, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, है ना, इन पे एक ही है, या तो मेल या फीमेल। बट अगर मैं बात करता हूं पी प्लांट की, रोजेस की, ये सब क्या है, ये बाइसेक्सुअल है, इनके पास मेल और फीमेल दोनों होते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। फर्टिलाइजेशन मैंने आपको बता दिया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं ह्यूमंस की तरफ। ह्यूमंस की बात करता हूं तो यहां से भी आपको डायग्राम दिख सकता है लेबलिंग के ऊपर, याद रखना। ये क्या है, ये क्या है, स्क्रोटम। स्क्रोटम में टेस्टिस, टेस्टिस क्या कर रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन के साथ साथ स्पर्म सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, स्क्रोटम जो है वो बॉडी से बाहर क्यों होता है, बोलो, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, याद रखेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये है वास डेफरेन। वास डेफरेन क्या करता है, वास डेफरेन यहां से लेके जाता है किसको, स्पर्म को। अब ये एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि दो ग्लैंड होते हैं, सबसे पहले आता है एस, फिर आता है पी, एसपी, एसपी। सेमिनल वेस्टिकल आता है यहां पर, यह है प्रोस्टेट ग्लैंड, लेवलिंग पे आ सकता है। ठीक है, अच्छा ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, और ये जो एक पाइप तुम देख पा रहे हो ना, यह है यूरेटर। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि लेबलिंग पे आता है इसलिए। ठीक है, फिर यह पेनिस है, और यहां पर है यूरेथ्रा। ये क्या है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू यूरिनेट भी करते हैं और स्पर्म सेल भी निकलता है। अच्छा, ये जो दो ग्लैंड है ये क्या करते हैं, ये स्पर्म को नरिशमेंट करते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं। न्यूट्रिशन के साथ एक और काम करते हैं, बताओ क्या करते हैं, कोई बता सकता है तो। ये एसिडिक एनवायरनमेंट से बचाते हैं स्पर्म को। बहुत बढ़िया, ये दो काम हो गए इसके। आई होप ये सारी की सारी चीजें अपनी यहां से डन हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं, फीमेल की बात करते हैं। फीमेल की बहुत ईजी है, इस पे लेबलिंग आने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, ये वेजाइना, ये सर्विक्स, ये यूट्रस हो गई, ये ओवरी है जो कि एग रिलीज करेगी, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यहां होगा। अगर एग, अब देखो क्वेश्चन आ सकता है, इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड और एंड इफ एग इज फर्टिलाइज्ड, अगर एग फर्टिलाइज्ड हुआ तो क्या होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो यहां पर आएगा और वो ग्रो करेगा। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, ये जो वॉल्स थी ना यूट्रस की, वो शेड करने लगेंगी, गिरने लगेंगी इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस, और उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा, अब ग्रोइंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कौन देता है, ग्रोइंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कौन देता है, तो ग्रोइंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है प्लेसेंटा। याद रखेंगे, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा न्यूट्रिशन देता है भैया, वो तो हमें पता है, बट कैसे देता है, तो दो तरीकों से देता है। पहली चीज, ये मदर ब्लड से चाइल्ड में ट्रांसफर करता है न्यूट्रिएंट्स को, और जो चाइल्ड है ना उससे वेस्ट को मदर में ट्रांसफर करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटा के पास विलाए होते हैं, विलाए, हाँ, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर ऑब्जॉर्प्शन, याद रखना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा हैज द रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल, पहली चीज, और इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया। चलो ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ की मैं बात करता हूं, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पहले तो तुम्हें इतना याद होना चाहिए कि बैक्टीरिया से फैलने वाले बीमारियां कौन सी हैं, गोनोरिया और साइफिल्स, गोनोरिया साइफिल, और वायरस से फैलने वाली एचआईवी एड्स और जेनिटल वॉर्ड्स। अब हम ना कॉन्ट्रासेप्शन मेथड 4 पढ़ते हैं। सबसे बेस्ट मेथड है मैकेनिकल मेथड, बैरियर मेथड। क्यों, इससे एसटीडी भी प्रिवेंट होता है और कॉन्ट्रासेप्शन भी होता है, प्रेगनेंसी भी प्रिवेंट होती है। केमिकल मेथड्स जो होते हैं इससे सिर्फ प्रेगनेंसी प्रिवेंट होती है ना। क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो मेथड होते हैं ये कैसे काम करते हैं, तो इसमें एक पॉइंट तुम याद रखना कि ये करते क्या है, ये करते क्या है, दे प्रिवेंट ओव्यूलेशन, या तो ये ओव्यूलेशन को रोक देंगे या फिर
चेंज दी यूट्रीन लाइन इन टू प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, या तो ये इम्प्लांटेशन को रोक देंगे। ठीक है, अगला है इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, इनको कहां लगाया जाता है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। तो इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस को यूट्रस पे लगाया जाता है। कहां लगाया जाता है? यूट्रस पे। ठीक है, अच्छा अब आता है सर्जिकल मेथड, वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी में हम किसको काटते हैं? वास डेफरेन को। ट्यूबेक्टोमी में किसको काटते हैं? बोलो, ओविडक्ट को। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर हेरिडिटी। आ जाओ, हेरिडिटी, हेरिडिटी, चलो चलो। हेरिडिटी, हेरिडिटी में ऐसा ज्यादा कुछ नहीं है ना, बेसिक बेसिक डिफरेंस है। एक्वायर्ड ट्रेट, इनहेरिटेड ट्रेट। एक्वायर्ड ट्रेट, इनहेरिटेड ट्रेट, वो ट्रेट जो कि हमारे पास हैं, हमने एक्वायर करें। इनहेरिटेड जो कि पेरेंट्स से मिले हैं, ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो सकते हैं, ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हो सकते। ठीक है, एग्जाम्पल पूछ सकता है कि जैसे आंखों का कलर है, वो क्या है? इनहेरिटेड ट्रेट है। एक्वायर्ड ट्रेट, मसल्स आर एक्वायर्ड ट्रेट। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगली चीज क्या है? हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेल क्या होते हैं? हैप्लॉइड सेल जिसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है, डिप्लॉइड सेल जिसमें पेयर में क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं होमोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन, ये है होमोजाइगस कंडीशन, ये है हेट्रोजाइगस कंडीशन, यानी डिफरेंट अलील और सेम अलील। ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। आगे बढ़ते हैं। डोमिनेंट और रिसेसिव अलील मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। डोमिनेंट वो है जो कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव को दिखने ना दे, अपीयर ना होने दे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं मेंडल जी की, तो मेंडल ने पी प्लांट क्यों चूज करा? एक बहुत इजी क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। मेंडल ने इसलिए चूज करा क्योंकि पी प्लांट हैव नोटिसेबल ट्रेड्स, बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं। हैव शॉर्ट लाइफ साइकिल बहुत छोटी है। दे आर इजी टू ग्रो एंड मेंटेन इन लार्ज नंबर, बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, सेल्फ पॉलिनेट भी करते हैं, क्रॉस पॉलिनेट भी करते हैं। ठीक है जी, इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है, इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन तुम्हें दिखने वाला है वो होगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या बोल रहा हूं मैं? इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है वो होगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस तुम्हें दिख रहा है इस चैप्टर में से। ऐसा दिखेगा, थोड़ा सा टफ लेवल का दिखेगा, कुछ व्हाइट फ्लावर, वॉयलेट फ्लावर, ऐसा करके कुछ दिखने वाला है। ठीक है, बस तुम्हें जो बेसिक फंक्शनिंग है ना, वो तुम्हें याद होनी चाहिए कि भाई देखो, भाई देखो, भाई देखो, ये है प्योर शॉर्ट, यहां से यहां आएगा। F1 जनरेशन में सारे क्या बनेंगे? सारे आपके टॉल। कैसे बनेंगे? सारे के सारे, ठीक है, टॉल बनेंगे। F2 जनरेशन में क्या होगा? F2 जनरेशन में क्या होगा? टी टी, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, छोटा टी छोटा टी। F2 जनरेशन में क्या होगा? 3 बन रहे हैं टॉल, 1 बन रहा है शॉर्ट, यानी रेशियो हो गया 3:1 का। यह है फिनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो है 1:2:1। याद रखना, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 डायरेक्ट नहीं आएगा, बनाने के लिए आएगा, व्हाइट वॉयलेट फ्लावर से रिलेटेड या फिर किसी और से रिलेटेड। ठीक है, कर लोगे ना? कर लोगे ना? आई होप कर लोगे। ठीक है, अच्छा अब डाई हाइब्रिड क्रॉस, अभी अपने पास टाइम नहीं है कि मैं पूरा बनाकर दिखाऊं, तुम बस रेशियो याद कर लो डाई हाइब्रिड का, 9:3:3:1। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं मेंडल के 3 नियम, तो जो उसने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करा, उसकी F1 जनरेशन से उसे यह पता चला कि एक लॉ होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि डोमिनेंट कैरेक्टर रिसेसिव को दिखने नहीं देता। दूसरा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है कि भाई जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो अलील सेपरेट हो जाते हैं। और लास्ट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये उसने कब सीखा? जब उसने डाई हाइब्रिड क्रॉस करा। याद रखना, डाई हाइब्रिड क्रॉस से उसे क्या सीखने को मिला? क्वेश्चन आ सकता है, तो उसे ये लॉ सीखने को मिला, तो उसे तुम्हें ये लॉ यहां पे लिख के आना पड़ेगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन में बस ये साइकिल तुम याद रखना, क्या होता है इसमें? ये होती है आपकी मदर, ये होते हैं फादर। तो 4 केसेस बन सकते हैं, 4 केसेस बन सकते हैं, ये 4 केसेस बन सकते हैं। या तो बॉय बनेगा या तो गर्ल बनेगा। रेशियो होता है 1:1, चांसेस है 50%। किस पे डिपेंड कर रहा है? बॉय बनेगा या गर्ल बनेगा? फादर पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि फादर के पास वाई क्रोमोसोम है, जिसकी वजह से सेक्स डिटरमाइन हो रहा है। क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट में कि फादर पे डिपेंड करता है। हाँ करता है, क्यों? क्योंकि उनके पास वाई क्रोमोसोम है। ठीक है, अगर इससे क्वेश्चन तुम्हें टफ आया, अगर क्वेश्चन टफ आया तो कुछ इस प्रकार से आएगा, तो कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, ये याद रखना, ये याद रखना। ऐसी एक अजीब सा कुछ तुम्हें दिख जाएगा, तो तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें क्या करना होगा? तुमसे बोलेंगे बॉय है या गर्ल है, कैसे पहचानोगे? ये लास्ट वाले क्रोमोसोम को देखोगे, 23rd पेयर क्रोमोसोम को देखोगे। अगर वो तुम्हें ऐसा दिख रहा है, सेम दिख रहे हैं, देखो दोनों सेम दिख रहे हैं, तो वो गर्ल है, क्योंकि गर्ल XX होती है, सेम होती है। अगर ऐसा दिख रहा है, अलग अलग दिख रहे हैं, 23rd पेयर, तो वो बॉय है। पहचान लोगे ना? पहचान लोगे ना? चलो आगे बढ़ते हैं, लाइट की बात करते हैं।
लाइट की बात करते हैं। चलो 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 चलो, लाइट की बात कर रहे हैं। लाइट क्या है? देखो, पहली चीज न्यूमेरिकल मैं तुम्हें अभी आके बता दूंगा, न्यूमेरिकल वो तो पॉसिबल नहीं है, बट मैं कुछ कुछ केसेस तुम्हें बता सकता हूं, जो केसेस तुम्हें डायग्राम के याद होने चाहिए कॉनकेव मिरर का। केस नंबर 3 ये देख लो, केस नंबर 3 का डायग्राम देख लो। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बन जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बन जाएगी, केस नंबर 3। और है केस नंबर 6, उसमें क्या होता है, जब P और F के बीच में है तो इमेज कहां बनेगी? वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, लार्ज बनेगी। ये दो केसेस के डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, याद रखना यूजेस क्या होते हैं कॉनकेव मिरर के। टॉर्च के अंदर काम आता है, सर्च लाइट में काम आता है, शेविंग मिरर में, डेंटिस्ट मिरर के अंदर काम आता है, सोलार फर्नेस वेरी इंपॉर्टेंट। सोलार फर्नेस में कौन सा मिरर काम आ रहा है? कॉनकेव मिरर काम आ रहा है। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है लाइट को एक जगह पे, और सोलार फर्नेस को वही तो करना है, ठीक है। हेडलाइट्स के अंदर भी यही लगता है, क्वेश्चन आ सकता है हेडलाइट में कहां पर प्लेस होता है, जो हेडलाइट होती है वो कहां प्लेस होती है? फोकस पे प्लेस होती है। कहां प्लेस होती है बेटा? फोकस पे प्लेस होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉन्वेक्स मिरर रेयर व्यू मिरर्स इन दी व्हीकल के लिए काम आ रहा होता है, ठीक है। आपको फॉर्मूले सबके रिवाइज रखने पड़ेंगे। 1+u 1+u इक्वल्स टू 1/f। मैग्निफिकेशन में बस माइनस लग जाता है यहां पे, ठीक है। क्वेश्चन अभी हम नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? साइन ऑफ एंगल आई बाय साइन ऑफ एंगल आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, जो कि बराबर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। अगली चीज याद रखना रेयरर से डेंसर। आर डी शर्मा को नॉर्मल पसंद है तो लाइट टूवर्ड्स नॉर्मल मुड़ेगी। डॉक्टर डेंसर टू रेयरर, डॉक्टर को नॉर्मल लोग पसंद नहीं है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल मुड़ेगी। याद रखोगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी का एक क्वेश्चन आता है यहां पर। ये एक ग्लास लैब है, तो ग्लास लैब में जब लाइट आती है तो ये क्या है? ये इंसिडेंट एंगल है। अब ये है रेयरर, ये है डेंसर, कहां मुड़ेगी? टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो एंगल होगा वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा ना, ठीक है। फिर ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर होता है, और लास्ट में होता है एंगल ऑफ इमरजेंस। तो एंगल ऑफ इमरजेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये दोनों क्या है? ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। और आर जो है, ये जो एंगल आर है, ये इन दोनों से छोटा है, ये इन दोनों से छोटा है, ठीक है। अच्छा, अगर ये बीच में नहीं आया होता तो ये लाइन सीधी चली गई होती। इन दोनों के बीच का, ये है इमरजेंट रे और ये है इंसिडेंट रे, इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कुछ सेट में भैया बहुत टफ क्वेश्चन दिखने वाले हैं, पहले ही बता दूंगा तुमको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिमाग खोल के सुन लो, एक दो फॉर्मूले। पहली चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा है वो मीडियम उतना ही ज्यादा ऑप्टिकल डेंसर है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसमें स्पीड कम है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है स्पीड कम है, स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये चीज याद हो गई, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। अब जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो बेंडिंग भी ज्यादा करेगा, ठीक है। अगली चीज सुनो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर किसी मीडियम का निकालना है, ये फॉर्मूला याद रखना, C/V। C है स्पीड ऑफ लाइट, V है उस मीडियम में, ठीक है। अब अगर दो मीडियम है, बोला जाए फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, तो जिसकी इज्जत करते हैं ना बेटा उसको नीचे डाल देते हैं, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, जिसकी इज्जत करी उसको क्या कर दिया हमने? नीचे डाल दिया, बात खत्म, ठीक है ना। और ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेलोसिटी। ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। चलो चलो ठीक है। इससे आपका काम इस चैप्टर का हो जाएगा, इससे आपका इस चैप्टर का काम हो जाएगा। आर इन्वायरमेंट लास्ट में करेंगे बेटा। लेंस फॉर्मूला की अगर मैं बात करता हूं, लेंस फॉर्मूला बेसिक है। पावर याद रखना, पावर क्या होती है? 1/फोकल लेंथ, बट फोकल लेंथ मीटर में है तब, अगर सेंटीमीटर में है तो फॉर्मूला 100/f लगा देना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ फटाफट से, कि फोकल लेंथ अगर किसी की पॉजिटिव है, तो उसकी पावर भी पॉजिटिव होगी। फोकल लेंथ किसकी पॉजिटिव होती है? इस वाले लेंस की। नेगेटिव किसकी होती है? कॉनकेव की, ठीक है। इस लेंस में सबसे इंपॉर्टेंट केस कौन सा है? वही केस नंबर 3। सेम साइज की इमेज मिलती है। तुम्हारे पेपर के ऊपर, लेंस के ऊपर तुम्हें एक टेबल बेस्ड क्वेश्चन दिख सकता है, टेबल बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारे पेपर के अंदर, ध्यान से सुन लो, ठीक है। और याद रखना, ये जो केस नंबर 6 होता है इसमें वर्चुअल इमेज बनती है और लार्ज इमेज बनती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। आगे बढ़े।
आगे बढ़े, इतनी चीज क्लियर है, इतनी चीज क्लियर है। तो मैं आपको ये एक दो चीजें ही बता रहा था कि अगर एक कॉन्वेक्स लेंस को कट कर दें टू इक्वल पार्ट में, देखो याद रखना, अगर एक कॉन्वेक्स लेंस को हम ऐसे पैरेलल काटें, ये है पैरेलल, तो उसकी फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर हम एक ऐसे लेंस को परपेंडिकुलर काटें तो उसकी फोकल लेंथ में फर्क आएगा, उसकी फोकल लेंथ में फर्क आएगा, उसकी पावर आधी हो जाएगी और उसकी फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। ठीक है, उसकी फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई प्लस पावर है तो तुम बता सकते हो ना लेंस कौन सा है, और अगर नेगेटिव पावर है तुम बता सकते हो ना लेंस कौन सा है। ठीक है, इससे काम चल जाएगा, इससे काम चल जाएगा। चलो ह्यूमन आई को स्टार्ट करेंगे, फटाफट आओ। ह्यूमन आई, ह्यूमन आई, ह्यूमन है, कुछ चैप्टर नहीं बचे, छोटे छोटे चैप्टर बचे हैं, थोड़ी देर और बने रहो, काम खत्म हो जाएगा। ह्यूमन आई में से ये डायग्राम लेबलिंग के लिए एक बार देख के चले जाना बस। बाहर वाला होता है कॉर्निया, अंदर वाला होता है प्यूपिल, आइरिस, ये लेंस को कंट्रोल करता है सिलेरी मसल, और ये होता है रेटिना। रेटिना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रेटिना सबसे इंपॉर्टेंट है, रेटिना पे इमेज बनती है। ठीक है, अब एक चीज और याद रखना कि अकोमोडेशन ऑफ आई क्या होता है, सिलेरी मसल फोकल लेंथ को बदलते रहते हैं। याद कैसे करोगे कि जब दूर का देख रहे हो, दूर का देख रहे हो तो पतला है, तो आपका लेंस पतला है, पर जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट पास आएगा तो लेंस मोटा हो जाएगा। पहले पतला था, अब मोटा हो गया, पास आया तो मोटा हो गया। ठीक है तो इतना याद रखना कि पहले तो सिलेरी मसल रिलैक्स्ड रहते हैं, बट जैसे आप पास का देखते हो तो सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिर आ जाओ मेरे पास, फिर आ जाओ मेरे पास, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में से तुम्हें पेपर में सवाल दिख सकता है ह्यूमन आई डिफेक्ट में से, वो भी मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया पे एक 3 नंबर का सवाल। चलो आओ, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया याद रखना, मायोपिया मेरी प्रॉब्लम है, मुझे दूर का नहीं दिखता बट मुझे पास का दिखता है। इसके डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मायोपिया में क्या होता है, इमेज जो होती है मायोपिया में, वो ना पहले बनने लग जाती है, वो पहले बन रही है, बट मुझे रेटिना पे पहुंचानी है, तो मैं क्या करता हूं, मेरी प्रॉब्लम मायोपिया, मुझे क्या पसंद है, मुझे केव पसंद है, तो यानी कौन केव। तो ठीक है, अब ये कहां जाएगा, अब ये इधर जाके इमेज इसकी बन रही होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं हाइपरमेट्रोपिया की बात करूं तो वो पीछे बन रही होती है, उसकी इमेज पीछे बन रही होती है। हाइपरमेट्रोपिया में आपको पास का नहीं दिखता, दूर का दिखता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं और चीजें सही हो जाती हैं। ठीक है, एक बीमारी और है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया किसको होती है बेटा, सिलेरी मसल की वीकनिंग की वजह से, सिलेरी मसल की वीकनिंग की वजह से, सिलेरी मसल अगर खराब हो गए, सिलेरी मसल अगर वीक पड़ गए, उसकी वजह से पास का भी नहीं दिखता, दूर का भी नहीं दिखता। सोल्यूशन क्या है, बाई फोकल लेंस। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये जो प्रिंस का डायग्राम है याद रखना, 2 प्रकार की लाइट होती है, मोनोक्रोमेटिक और व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट डिस्पर्जन करती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक रंग की लाइट कभी भी डिस्पर्जन नहीं करती। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। ये डायग्राम देख सकते हो, ये डायग्राम देख सकते हो, है ना। प्रिज्म में क्या हो गया, लाइट को क्या बेंड हो गई। ठीक है, ये जो एंगल तुम देख पा रहे हो, ये जो एंगल तुम देख पा रहे हो, ये एंगल जो तुम देख पा रहे हो, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। आपके प्रिज्म का जितना हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना, उतना ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन होगा। ठीक है, जब डिस्पर्जन होता है तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर आई होप सबको अभी तो याद होगा, विबग्योर, VIBGYOR, है ना, ये एक ऑर्डर होता है विबग्योर। सबसे ज्यादा बेंड होती है वॉयलेट, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, क्यों होती है, क्योंकि वेवलेंथ रेड की सबसे ज्यादा होती है और सबसे कम होती है वॉयलेट की, तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा वो कम बेंड होता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, इतनी चीज क्लियर हो गई, डन है, डन है। इस पे भी सवाल दिख सकता है तुम्हें, क्योंकि अच्छा ये न्यूटन वाला याद रखना, लाइट आई, लाइट फैली, और उल्टे प्रिज्म ने क्या करा, लाइट को वापस से व्हाइट लाइट में कन्वर्ट कर दिया, उल्टा प्रिज्म लगा के वापस से व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं रेनबो फॉर्मेशन, ये डायग्राम देख लो रेनबो फॉर्मेशन का, इसके स्टेप्स ध्यान से देख लो। यहां पर होता है सबसे पहले रिफ्रैक्शन, फिर डिस्पर्जन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, और वापस से, अरे बोल दो भाई, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये डायग्राम है रेनबो फॉर्मेशन का। ठीक है, ठीक है। चलो, क्या रेनबो मार्स पे बन सकता है बेटा, नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि मार्स में वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं है। ठीक है, बहुत सही। अच्छा, अब ये बहुत बेसिक चीजें, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यानी बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक की वजह से जो लाइट बेंड होती है उसको हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोल रहे होते हैं। ठीक है जी, इसके एप्लीकेशन देख लो, एक स्टार ट्विंकल इसकी वजह से करता है, जो एडवांस सनराइज डिले होता है वो भी इसकी वजह से होता है,
और प्लैनेट जो है वो ट्विंकल नहीं करते। क्यों? क्योंकि प्लैनेट्स आर क्लोजर देन स्टार, स्टार से क्लोजर है, और प्लैनेट्स एक पॉइंट सोर्स नहीं है, प्लैनेट्स में बहुत सारे लाइट के सोर्स है, ठीक है, इस वजह से। चलो, स्केटरिंग। स्केटरिंग क्या है? जब लाइट जाती है, टकराती है और वो स्कैटर कर जाती है, फैल जाती है, उसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। अब इसका जो क्वेश्चन है वो ये है कि रेड क्यों होता है सनराइज और सनसेट पे? क्योंकि लाइट को लंबा ट्रेवल करना होता है। वॉयलेट इंडिगो तो पहले ही स्कैटर हो जाते हैं, बाद में रेड ऑरेंज भी स्कैटर हो जाता है। स्काई ब्लू क्यों होता है? क्योंकि जब सनराइज आ रही होती है तो वो ब्लू कलर स्कैटर हो जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक इफेक्ट होता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? जब लाइट आ रही होती है तो डस्ट पार्टिकल की वजह से वो लाइट का पाथ दिखने लगता है, ठीक है, डस्ट पार्टिकल की वजह से लाइट का पाथ दिखने लगता है, उसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मान लो हमारे पृथ्वी में एटमॉस्फेयर नहीं है तो हमें स्काई कैसा दिखेगा? स्काई हमें कैसा दिखेगा? ब्लैक दिखेगा बेटा। और मून कैसा दिखेगा हमें? मून व्हाइट दिखेगा। क्यों? क्योंकि लाइट स्कैटर नहीं करेगी, मून की जो लाइट है वो व्हाइट लाइट है, तो स्कैटर नहीं करेगी, और हमारा पूरा हमें स्काई ब्लैक दिखेगा। चलो आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी की तरफ। इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले रिवाइज कर लो। सबसे पहला I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, याद होगा। वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज, ठीक है जी। ओम्स बाबा की जय हो। V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो आई वी ग्राफ है। देखो, अगर पेपर में वी आई ग्राफ आया तो जो रेजिस्टेंस जितना ऊपर होगा वो उतना हाई होगा, बट अगर आई वी ग्राफ आया, आई वी ग्राफ उल्टा आया, तो जो रेजिस्टेंस जितना नीचे होगा उसकी वैल्यू उतनी हाई होगी, इतना याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला सबको याद है? क्या? R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। क्वेश्चन आ सकता है, एक वायर को स्ट्रेच करा, लेंथ डबल कर दी, तो रेजिस्टेंस कितने टाइम इंक्रीज या डिक्रीज होगा? याद रखना, अगर लेंथ को खींच के डबल करोगे तो एरिया ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा, एरिया ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा, उस अकॉर्डिंग तुम सॉल्व कर लोगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला, एडवांटेजेस ऑफ द पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन अच्छा क्यों है? क्योंकि एक तो भाई देखो, पैरेलल में सबको वोल्टेज सेम होता है, इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग होती है, रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है, और नए डिवाइसेस ऐड करना इजी होता है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगला है जूल लॉ ऑफ हीटिंग। जूल लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला क्या होता है? H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, 15 मिनट और बस खत्म कर रहा हूं, 10-12 मिनट और, मतलब आई स्क्वायर आर टी, ये होता है फॉर्मूला किसका? जूल हीटिंग लॉ का। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है बेटा? इसके एप्लीकेशन। इलेक्ट्रिकल फ्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिकल फ्यूज क्या काम करता है? किससे बना होता है? ये बना होता है एक ऐसे डिवाइस से जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तो क्या, जैसी करंट आता है तो ये मेल्ट होता है, सर्किट को ब्रेक करता है, और सर्किट को, मतलब हमारे घर को प्रिवेंट करता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे घर का सेफ्टी है। अगला आता है इलेक्ट्रिकल हीटर। ये किससे बना होता है? ये नाइक्रोम से बना होता है। उससे क्या होता है? इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, तो ये मेल्ट करता नहीं है, रेजिस्टेंस भी इसका बहुत हाई है, और ये ऑक्सीडाइज भी नहीं होता, ठीक है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक है जी। आगे आते हैं इलेक्ट्रिकल पावर पे। पावर के 3 फॉर्मूले याद रखना। पावर इक्वल्स टू वी आई, पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। ये तीन तीन फॉर्मूले हैं। हाँ हाँ हाँ, ये 3 फॉर्मूले याद रखना, ठीक है, ये तीनों के तीनों फॉर्मूले याद रखना। कैसे आ रहे हो? जगिया है आप? जगिया है? वाह यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हेलो बच्चों, ऑल द बेस्ट बोल दो। ऑल द बेस्ट। और बहुत बहुत अच्छा पेपर होगा। अपने पर, अपने बच्चों, अपने पे और अपने भैया पे विश्वास रखना। बिल्कुल अच्छी तरह कॉन्फिडेंस के साथ में पेपर करके आना। बस। बहुत, हाँ, और बहुत अच्छा पेपर होगा, ये पक्का मैं कह रही हूँ। ध्यान रखना, भैया इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, है ना? क्या लाए ठीक हो है, ये? ये मैं दही और शक्कर लाई हूँ, तो खिला दो फिर है ना? इनको। तो तुम थोड़ी सी खा लो। हाँ, खिला दो, तो कैमरे को खिला दो। सबके लिए ये दही शक्कर। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। चलो, ऑल द बेस्ट आ गया है, दही हाँ, चक्कर आ गया है। चलो रख दो, मैं खा लूंगा। एक बाटी अरे दे दे, थोड़ी थोड़ा सी सा दे खिला दे, दो, हाँ, थोड़ा सा। बोलना है ना, हम्म, ठीक है, ऑल द बेस्ट हो गया बाय। है। अरे, तोड़ के फोड़ के खूब बढ़िया तरीके से आना। चलो, अच्छा होगा पेपर, अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा।
चलो चलो भाई, बेस्ट फिशेस तुम्हें मिल गई है। थैंक यू लिख रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, बेस्ट फिशेस मिल गई है सभी को। हाँ, चलो चलो, हाँ हम कहां थे? ये तीन फॉर्मूले याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला फॉर्मूला है जिसमें आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे। अच्छा, इसमें क्वेश्चन कैसे दिखेंगे बेटा, याद रखना, याद रखना। अगर कोई भी सर्किट आपको गिवन है, अगर कोई भी सर्किट आपको गिवन है, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि पावर मिनिमम कब होगी, तो याद रखना पावर मिनिमम के लिए आपको यह फॉर्मूला यूज करना है, V²/R। कब पावर मिनिमम होगी? जब आपका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो जब आपका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उस केस में आपकी पावर मिनिमम होगी। रिमेंबर दिस, रिमेंबर दिस। क्वेश्चन आ जाएगा, पैरेलल सर्किट दे देंगे, सीरीज सर्किट दे देंगे, पूछेंगे पावर किसमें कम है, तो सीरीज में ना रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो उसमें पावर डिंग डिंग डिंग, ठीक है जी। अच्छा, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्वेश्चन और देख लो। एनर्जी होती है पावर इंटू टाइम। बस इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम एक चीज याद रखना कि पहले पावर को 1000 से डिवाइड करके किलोवाट में कन्वर्ट करना और टाइम को घंटों में कन्वर्ट करना और किलोवाट आवर में टोटल पावर, टोटल एनर्जी निकाल लेना। जब तुम टोटल एनर्जी निकाल लो तो जो भी क्वेश्चन में रेट दे रखी है इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, ये नहीं आएगा सेम, इस प्रकार से आएगा। तो रेट जो दे रखी है, जैसे 6 रुपए पर यूनिट दे रखी है, तो जितना भी तुम्हारा आंसर किलोवाट आवर में आया उस रेट से उसको मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। मोदी जी को कॉल करो, लिखे जा रहे हैं सारे के सारे, शर्म नहीं आ रही इनको। करेंगे करेंगे थोड़ी देर और। करेंगे। चलो अब आते हैं अपने सेकंड लास्ट चैप्टर की तरफ, फिर आर एनवायरमेंट है। मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से क्या इंपॉर्टेंट है? मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड, सोलिनॉइड, सोलिनॉइड का क्वेश्चन दिख सकता है, ठीक है, सोलिनॉइड का क्वेश्चन तेरे पेपर में। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सुन लो, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है? इमेजिनरी लाइंस है, इनकी प्रॉपर्टीज याद रखना। ये वाला जो डायग्राम है ये डायग्राम याद रखना। नॉर्थ से निकलता है साउथ में जाता है, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ में जाता है। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करा तो भाई दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा और चीजें याद रखो, इनका जो गैप है, इनका जो गैप है वो इनके बीच का जो गैप है, जहां पर कम है वहां मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, जहां पर गैप ज्यादा है वहां मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम है। ठीक है, क्लोज्ड कर्व बनाते हैं और तुम्हें सारी चीजें समझ आ गई हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अगली चीज, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से हम क्या कर देंगे, हम उसकी डायरेक्शन निकाल देंगे। ठीक है, स्टेटमेंट याद रखना, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, ये पूरी की पूरी उसकी स्टेटमेंट है कि अगर राइट हैंड में आप पकड़ोगे वायर को तो जिसमें आपकी फिंगर्स कर्ल होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी बेटा? डायरेक्शन होगी। ठीक है, अच्छा अब स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ किन किन चीजों पर डिपेंड करती है? पहली, करंट कितना है, करंट जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर हम वायर से दूर जाते जाएंगे तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। क्वेश्चन दिख जाएगा, एक वायर होगा, एक पॉइंट ए होगा, एक पॉइंट बी होगा, किसमें मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा? जो पास उस पे ज्यादा। ठीक है जी, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं सोलिनॉइड पे। सोलिनॉइड क्या होता है ये डायग्राम देख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये ऐसे सोलिनॉइड का डायग्राम होता है। इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम सस्पेंड करेंगे ये नॉर्थ साउथ पोल पे अलाइन हो जाता है। देख लो, ये भी एक क्लोज्ड कर्व बना रहा है। क्या बना रहा है? एक क्लोज्ड कर्व बना रहा है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये क्लोज्ड कर्व बना रहा है। अब सोलिनॉइड का मैग्नेटिज्म किस पे डिपेंड करता है? पहला, नंबर ऑफ टर्न्स, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है। दूसरा, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग, कितना करंट उसमें से फ्लो कर रहा है। और तीसरी चीज, मटेरियल ऑफ द कोर, सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जब हम सॉफ्ट आयरन रख देते हैं तो ये सोलिनॉइड कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट में। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट में अब क्वेश्चन आएगा, मतलब कम चांसेस आने की, बट हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो बेटर क्यों है परमानेंट आयरन से, मतलब परमानेंट मैग्नेट से? क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को बदला जा सकता है और उनको स्विच ऑन या स्विच ऑफ किया जा सकता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, इतना समझ में आ गया। अगला टॉपिक, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे न्यूमेरिकल दिख सकता है। बस एक चीज याद रखना कि जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, जो फोर्स लगती है करंट कैरिंग कंडक्टर पे, ये स्टेटमेंट तो तुम पढ़ ही लोगे, बट जो फोर्स लगती है वो मैक्सिमम लगती है जब एंगल होता है 90 डिग्री।
करंट और मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री, फोर्स मैक्सिमम, और फोर्स जीरो हो जाती है जब एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है। रिमेंबर दिस, रिमेंबर दिस, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट तो तुम पढ़ ही लोगे। इसमें दो चीजें और याद रखना कि अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन गिवन है तो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की होगी करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी। अगर क्वेश्चन में अल्फा पार्टिकल गिवन है तो जो डायरेक्शन अल्फा पार्टिकल की होगी वही डायरेक्शन करंट की होगी, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है वायर्स इन डोमेस्टिक सर्किट। तीन प्रकार के वायर होते हैं, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और ग्रीन वायर। सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रीन वायर। लाइव वायर करंट को लेके जाता है, 220 वोल्ट का पोटेंशियल होता है इसमें, इसमें 0 वोल्ट होता है। अर्थ वायर जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों है इसमें इंपॉर्टेंस क्या है? ये एक तरीके से सेफ्टी पर्पस होता है, जो लीक्ड चार्ज होता है उसको वो ग्राउंड पे शिफ्ट कर देता है तो आपको शॉक लगने से बच जाता है, ठीक है। ये एडवांटेजेस ऑफ द पैरेलल कनेक्शन वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अल्टरनेट करंट और डीसी करंट, बस एक दो डिफरेंस याद कर लो कि अल्टरनेट करंट जो होते हैं वो अपनी डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं, डायरेक्ट करंट अपनी डायरेक्शन नहीं बदलते। इनकी फ्रीक्वेंसी 50 या 60 हर्ट्ज होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होती है, बस। चलें आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो, ये एक आपका डोमेस्टिक सर्किट का डायग्राम है बेटा, आप देख सकते हो लाल रंग का लाइव वायर है, ये न्यूट्रल वायर है। उसके अलावा ये ग्रीन कलर का जो है वो आपको दिख रहा है अर्थ वायर। क्वेश्चन आ जाएगा यहां पे, ये देख लो कि ये जो फ्यूज है, ये फ्यूज है, इस फ्यूज को लाइव वायर से क्यों कनेक्ट किया गया है? क्योंकि करंट फ्लोज फ्रॉम लाइव वायर, न्यूट्रल वायर से कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि करंट कम बैक्स फ्रॉम न्यूट्रल वायर, तो इसलिए हम फ्यूज को कनेक्ट करते हैं लाइव वायर से, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब दो टॉपिक और हैं इस चैप्टर के, जो कि है ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब लाइव और न्यूट्रल वायर आपस में टच हो जाते हैं, लाइव और न्यूट्रल वायर। इस केस में होता क्या है, रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, करंट इनफाइनाइट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो गया। ओवरलोडिंग कब होता है? जब एक चीज पे बहुत सारे डिवाइसेस हम कनेक्ट कर देते हैं, ज्यादा करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक खत्म कर रहे हैं। खत्म कर रहे हैं, लास्ट चैप्टर है। देखो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है? फूड चेन, फूड वेब। फूड चेन क्या होता है? एक लीनियर सीक्वेंस होता है। फूड वेब क्या होता है? मल्टीपल कनेक्शन ऑफ फूड चेन्स, है ना। फूड वेब क्या होता है? द नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स। अब क्वेश्चन आता है कि फूड वेब बेटर है, फूड चेन, क्या लिखोगे? फूड वेब बेटर है। क्यों बेटर है? बिकॉज इट इज मोर स्टेबल ड्यू टू अल्टरनेटिव फीडिंग पैटर्न। एक एक के पास ज्यादा ऑप्शन होते हैं जिसकी वजह से भाई वो ज्यादा समय तक जिंदा रह पाते हैं, ठीक है, बेटर ऑप्शन होते हैं। अब भाई क्वेश्चन ऐसा भी कुछ आ सकता है कि एक फूड चेन आपको गिवन है, अगर यहां से डियर में खत्म कर दूं तो क्या होगा? लायंस मर जाएंगे और जो ट्रीज होंगे वो ज्यादा ग्रो करने लग जाएंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा 10% लॉ तो सबको पता ही होगा कि एनर्जी जैसे ट्रांसफर होती जाती है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में तो सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है, फिर भी 90% एनर्जी कहां गई? सारे लाइफ प्रोसेसेस में 90% एनर्जी खत्म हो जाती है। इसी वजह से जो फूड चेन होती है वो सिर्फ 4 या 5 ट्रॉफिक लेवल की होती है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं इकोसिस्टम की, इकोसिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट है डीकंपोजर, है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ डीकंपोजर याद रखना, दो इंपॉर्टेंस होती है, एक तो ये नेचर को क्लीन रखेंगे और ये क्या करेंगे बेटा, ये न्यूट्रिएंट्स को, सॉइल को रिप्लेनिश करेंगे, सॉइल को वापस देंगे, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि एक्वेरियम को क्लीन क्यों करना पड़ता है? वो भी तो इकोसिस्टम है, वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, उसके पास डीकंपोजर नहीं है ना भैया, तो इसलिए हमको क्लीन करना पड़ता है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इन ट्रॉफिक लेवल। जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल में बढ़ते जाते हो हार्मफुल केमिकल बढ़ते जाते हैं। अब सवाल ये आता है ऐसा क्यों होता है? बट ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो हम बॉडी से एक्सक्रीट नहीं कर सकते, बाहर नहीं निकाल सकते, तो वो हार्मफुल केमिकल नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में पहुंचते जाते हैं, पहुंचते जाते हैं और उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सारी चीजें हो गई प्राइमरी अच्छा कंज्यूमर भी 3 प्रकार का होता है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर को खाता है, फिर जो प्राइमरी को खाता है वो सेकेंडरी, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। फूड, अच्छा फूड चेन जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है ना, सीधा होता है, बट इकोसिस्टम साइक्लिक होता है, इकोसिस्टम साइक्लिक होता है। चलो अब बात करते हैं फाइनली ओजोन की। ओजोन पे क्वेश्चन ऐसा कुछ आ सकता है कि एक गैस है एक्स,
है ना, वो पॉइजनस गैस है। तो पॉइजनस सुनते पकड़ लेना ओजोन। ओजोन की फॉर्मेशन याद रखना, ओजोन बना कैसे, ऑक्सीजन यूवी रेस की प्रेजेंस में O प्लस O में कन्वर्ट हुआ, फिर ये O O2 के साथ हुआ और ओजोन बनाया। अच्छा, ओजोन की डिप्लीशन क्यों हो रही है, CFC की वजह से। तो ये जो ओजोन है, देखो जो CFC होता है वो सनलाइट की वजह से क्लोरीन के अंदर टूट जाता है, क्लोरीन के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है, और ये क्लोरीन जब ओजोन से रिएक्ट करता है तो ये ओजोन को ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन कर देता है। ये याद रखना, पूछा जा रहा है आजकल कि ओजोन डिप्लीट कैसे हो रही है, CFC से कैसे होती है, पूरा प्रोसीजर मैंने तुम्हें समझा दिया। बाकी डिप्लीशन से हार्मफुल इफेक्ट क्या है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस, एयर क्वालिटी, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह वगैरह। ठीक है, इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये डिकम्पोज हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते, ये नेचर को हार्म नहीं करते, ये नेचर को हार्म करते हैं। उसके अलावा ये लॉन्ग टर्म पोल्यूशन करते हैं, ये बहुत शॉर्ट टर्म पोल्यूशन करते हैं। इसका एग्जांपल पेपर, फूड वगैरह वगैरह, ये है प्लास्टिक वगैरह वगैरह। ठीक है, फाइनली दोस्तों यहां पर क्या हमने यस 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 फाइनली ओ हो थक गए भाई, फाइनली खत्म कर लिया है। कितने बज गए, 6 बज गए, 6 बज गए, 6 बज गए दोस्तों। चलो चलो, आज भी भैया लेट आए हो, है ना, आज भी भैया लेट आए हो। फाइनली ये पूरा का पूरा हमने सेशन खत्म कर लिया है, क्या कह रहे हो, मोदी जी को कॉल कर दे। देखो बेटा, पहली मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि मैं मोदी जी को एक्चुअली फोन नहीं मिला रहा हूं, मैं बस ऐसे ही कर रहा हूं। तो कल को अगर तुम क्लिप काटो कि मोदी जी को फोन कर रहा था ये आदमी, तो भाई ये न्यूज चैनल वालों को, न्यूज चैनल वाले अगर बोले कि फोन कर रहा था, तो भाई मेरे पे मोदी जी का नंबर तो है नहीं, देखो। पर है भी तो मैं तुम्हें क्यों बताऊंगा। कहां से होगा यार, कहां से होगा यार, क्या करूंगा मैं, कर दे फोन, कर दे फोन। चलो भाई, चलो, चलो भाई, यू वेटेड फॉर दिस मूवमेंट, हाँ। हाँ जी मोदी जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नहीं 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 नहीं, अभी कहाँ, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे अभी कहाँ, आप देखो बच्चों का एग्जाम है, चाय वाय तो कभी और पी लेंगे, क्या हो गया, नहीं नहीं। आप तो वो बताओ, क्या आ रहा है पेपर में, कुछ बता दो यार, लास्ट ईयर के तेरे बच्चों की मदद हो जाए, कुछ तो बता दो, एक दो क्वेश्चन बता दो, एक दो, एक दो क्वेश्चन। अच्छा 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 अच्छा, ह्यूमन आई, ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड से इफेक्ट पक्का है, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है भाई आ रहा है। और केमिस्ट्री का बताओ, डीकंपोजिशन दोस्तों, डीकंपोजिशन से क्वेश्चन आ रहा है, डीकंपोजिशन से सवाल आ रहा है, और कुछ, और कोई बताओगे, केमिस्ट्री, हाँ केमिस्ट्री बच्चों को टफ लग रही है, कोई और, अच्छा, कार्बन कंपाउंड, हाँ कार्बन कंपाउंड से एस्टरिफिकेशन रिएक्शन या फिर कुछ सेट के अंदर होमोलोगस, होमोलोगस सीरीज से सवाल आ रहा है। मुझे इतना बता ही दिया है, तो थोड़ा बायो वायो का भी बता दो, इनकी फेवरेट है, बायो का, हाँ बायो का कुछ बता दो, कोई बढ़िया सा बताना, हाँ, अच्छा अच्छा, फ्लावर का डायग्राम, फ्लावर का जो डायग्राम है वो आपको दिख रहा है, फ्लावर का डायग्राम है ना, उस पे लेबलिंग वेबलिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो हार्ट का डायग्राम है, हार्ट से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड सर्कुलेशन या हार्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है, ठीक ठीक। मुझे न्यूमेरिकल, अच्छा न्यूमेरिकल तो इनसे फिर भी नहीं हो पाएंगे, बताने के बाद भी नहीं हो पाएंगे, अच्छा चलो कोई बात नहीं। कुछ और भी बता दो, कोई और अगर, अरे अपना वो खास वाला कोई क्वेश्चन करा दो, हाँ खास वाला कोई बता दो, ये पीएच, पीएच पे एमसीक्यू, तो दोस्तों पीएच पे, पीएच पे आ रहा है, पीएच पे क्वेश्चन आ रहा है, पीएच पे जो पीएच स्केल है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रहा है, पीएच पे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अच्छा अच्छा, कुछ सेट में सोलिनॉइड, कुछ सेट में सोलिनॉइड दिख रहा है यार दोस्तों, कुछ सेट में सोलिनॉइड पे क्वेश्चन दिख रहा है, वाह यार, नहीं नहीं वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कर पाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा इनसे सॉल्व, होगा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, कोई बात, कुछ उसका बताओगे वो अपना वो आर एनवायरमेंट, नहीं, चलो ठीक है, अरे ठीक है, चलो शुक्रिया मोदी जी, इतना ही आपका बहुत, अगले अगले साल फिर मिलेंगे आपसे ना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना बताने के लिए, ठीक है।
अच्छा चलो ये भी बता देता हूं, ठीक है, ठीक, ओके ओके। एक लास्ट चीज और बताइए, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। एक लास्ट चीज और बता दी है जो कि है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जो कि तुम्हें पेपर में दिख सकती है। तो ये रहे ये रहे आज के सवाल, ठीक है। चलो अब जाओ पेपर दे के आना मेरे मूर्ख बालक और बालिकाओं। आई लव यू ऑल यार। पिछले पिछले 4 दिन ये टूटा हुआ हाथ और हम सब मिलके हमने जो मेहनत लगाई है ना, इट विल बी वर्थ इट यार। है ना, आई लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार यार, है ना। तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 2-3 मिनट लूंगा, बस 2-3 मिनट। और उसमें बस मैं तुम्हें एक चीज बोलना चाहता हूँ यार, सुनो कि एग्जाम्स एक जिंदगी का पार्ट होता है। एग्जाम्स कैसे जाते हैं वो हमारे हाथ में नहीं होता, हमारे हाथ में होता है उसकी प्रिपरेशन। मुझे पता है मेरे हर एक स्टूडेंट ने ना बहुत मेहनत लगाई है पिछले 4 दिन के अंदर, ठीक है। मैं भगवान से ये दुआ करूंगा कि हम सबको वो मिले जितनी हमने मेहनत लगाई है। अगर किसी ने ज्यादा मेहनत लगाई है उसको फुल नंबर मिले, है ना। जितनी तुमने मेहनत लगाई है उतना तुम्हें मिले, मैं भगवान से दुआ करूंगा। पेपर अच्छा है, मैं भगवान से दुआ करूंगा। लेकिन सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, ये चीज हमेशा याद रखना। तुम्हारा काम है अपना बेस्ट लगाना, तुम्हारा काम है अपने एंड से 102% लगाना जो कि तुमने लगाया। अब बस एक बार पन्ने पलटो, एक बार देखो, अब जाओ स्कूल में और मेरे योद्धाओं, मेरे मूर्ख बालक और बालिकाओं, कर दो फतेह, जीत के आओ, ठीक है। जीत कर आओ। मुझे पता है तुम कर दोगे, मुझे पता है तुमने मेहनत लगाई है, एंड आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ यू। तुमसे कोई बोल रहा है नहीं बोल रहा मुझे नहीं पता, बट आई एम सो प्राउड ऑफ यू यार, है ना। लास्ट क्लास है, इमोशनल नहीं होना चाहता, बट आई नो, आई नो इतनी सारी चीजों से जो तुमने लड़ा है ना, मैथ्स के पेपर के बाद जो वो जो तुम्हें जो फील आ रहा था, इतना ज्यादा डिप्रेशन जैसा महसूस हो रहा था, उससे बाहर निकल के जो तुमने मेहनत लगाई है, रियली प्रे कि सब कुछ सही जाए। और अगर सब सही जाता है नहीं जाता है, कल भी मैंने बोला था अपने सारे टीचर्स को थैंक यू जरूर बोलने आना। तुम लोगों की बहुत याद आएगी, आई विल मिस यू ऑल, बहुत याद आने वाली है यार, ठीक है। एंड कभी मिलेंगे कहीं और, कभी टकराएंगे, घूमते फिरते चलते आ, मिलेंगे कभी ना कभी, ठीक है। बट टिल देन आई विल मिस यू सो मच, है ना। तुम्हारे साथ ये जो पूरा टाइम था ये बहुत बेहतरीन बीता। बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया इतना सारा प्यार देने के लिए। आज इस क्लास को खत्म करेंगे अंतिम लाइन के साथ, एक अंतिम लाइन के साथ जिससे मैंने क्लास शुरू करी थी कि मुस्कुराएं हमेशा, छुपाएं गम, उन लोगों को तो वक्त बताएगा कौन है हम, और हमारा वक्त आ चुका है। हमारा वक्त हम खुद ला रहे हैं, हमारा वक्त हम मेहनत से ला रहे हैं। साइनिंग ऑफ, योर ओन अपने प्यारे प्रशांत भैया, एंड टू यू ऑल द डायमंड बैच। क्योंकि डायमंड जो होता है ना उसको निखारना पड़ता है, और उसको निखारती कौन है? परेशानियां निखारती हैं। इस पूरी जर्नी में ना तुम बहुत परेशान हुए हो, तुम इस जर्नी में तुमने बहुत हार्ड वर्क करा है, और अब तुम चमक चमक कर एक डायमंड बन चुके हो। तो जैसे लास्ट ईयर प्रीशियस बैच था, इस बार का बैच है द डायमंड बैच, क्योंकि यू हैव बीन वर्किंग सो हार्ड, और जो तुमने एफर्ट लगाया है ना उसके 100 नंबर है, जो तुमने रगड़ा है ना उसके 100 नंबर है, और अब तुम चमक चुके हो, तुम एक रियल डायमंड बन चुके हो। तो लाइफ में ना कोई तुम्हें बोले ना कि तुम नहीं कर पाओगे, हंसना और बोलना कि दम है तो रोक कर दिखा, ठीक है। जाओ, कर दो फतेह, जीत जाओ, जीत जाओ। लव यू ऑल, टेक केयर, द लास्ट हग फ्रॉम माय साइड। आ जाओ 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 आ जाओ, ठीक है। टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर। जाओ यार, जाओ 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 जाओ, बाय बाय, बाय बाय, चले जाओ यार चले जाओ, बाय। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बता दी है। आई होप अब आपका पेपर अच्छा जाए, मैं बस इतना बोल सकता हूँ। मेरे एंड से जितना था मैंने लगा दिया। अब मुझे नहीं पता कल क्या होगा, आज क्या होगा, सॉरी, बट मुझे बस इतना पता है कि मैंने तो अपना बेस्ट लगाया है, तुमने भी अपना बेस्ट। अब देखते हैं, देखते हैं, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। ठीक है, ठीक है। अरे चले जाओ यार, जाने का मन क्या नहीं कर रहा? लास्ट दिन भी रोस्ट होके जाओगे क्या मुझसे? हाँ, लास्ट दिन रोस्ट नहीं करते, लास्ट दिन प्यार करते हैं, है ना। फिर तुम्हें ये चेहरा कहाँ दिखेगा, फिर तुम्हें इंसान कहाँ दिखेगा, फिर तुम्हें वाइब कहाँ मिलेगी, फिर तुम्हें जोक्स कहाँ मिलेंगे, फिर तुम्हें रोस्टिंग कहाँ मिलेगी, हैं? ये जो रोस्टिंग अपनी चलती है ये कहाँ मिलेगी? कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। टेक केयर, जाओ 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 जाओ, बाय।
बाय 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 बाय। अरे चले जा भाई, चले जा। जा रहा नहीं जा रहा, चल पेपर देने जाओ, जाओ फटाफट, बैग वैग पैक करो, निकलो। हाथ में पन्ने, डरना नहीं, घबराना नहीं, पेपर टफ आए, पेपर इजी आए, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस 1000% है। बाय, मिलते हैं कभी और, मिलते हैं।